मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है। मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोलनी है उंगलियां मैंने, और ज़ुबां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्काए ज़ंजीर में ज़बां मैंने। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। आज की ये तकरीब एक किताब की रूनुमाई पर मबनी है जिसका उन्वान है हल्काए ज़ंजीर में ज़बां। ये किताब है सवाने उमरी मोहम्मद रमज़ान मेमन साहब की, जिसकी तज़ीनो तरतीब का फ़रीज़ा अंजाम दिया शाहिना रमज़ान साहिबा ने। ये किताब जो है ये एक आप यूँ कहिए कि पाकिस्तान में मज़दूर तहरीक, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तहरीक, बिलखसूस जो लेबर से मुतलिक मसाइल हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉयटेशन है, उससे मुतलिक रमज़ान मेमन साहब की ज़िंदगी की गैर मामूली खिदमात पर मबनी है, जिसके बारे में आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो गुफ्तगू करेंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं उनके नाम गिनवाता चलूँ आपके सामने। हमारे साथ अयूब मलिक साहब हैं, नाज़र महमूद साहब, नासिर जैदी साहब, सेनेटर ताहिर बजिंजो साहब एंड ऑफ कोर्स रमज़ान मेमन साहब भी हैं और शाहिना रमज़ान साहिबा भी। इससे पहले कि हम ये गुफ्तगू शुरू करें, प्लीज़ अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें। आप लोग ज़रूर इस गुफ्तगू में शरीक होइएगा, लेकिन जब क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ये सेशन ओपन हो, जस्ट रेज योर हैंड और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आज आप इस शाम वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, और रमज़ान मेमन साहब और शाहिना साहिबा का भी शुक्रिया कि ये ऑल द वे कराची से इस किताब के लिए और दोस्तों से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। रमज़ान मेमन साहब उन बाएं बाजू के कारकुनों में से हैं कि जिन्होंने तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने यानी जो टीनेज पीरियड था इनका, उस वक्त से ये बाएं बाजू की तहरीक से वाबस्ता हैं, और बुनियादी तौर पर एक तरक्की पसंद कारकुन, और न सिर्फ ये कि कारकुन बल्कि नज़रियाती कारकुन कहना इनको ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि बाएं बाजू में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कारकुन तो होते हैं, काम तो कर रहे होते हैं, एक्टिविस्ट तो होते हैं, लेकिन नज़रियाती बुनियादें उनकी इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन रमज़ान साहब की ये किताब पढ़ के भी और इनसे मिलकर भी अंदाज़ा होता है कि इनकी नज़रियाती बुनियादें इन्होंने अपनी बहुत मुस्तहकम की हैं, और उसमें ज़्यादातर इनका ख़ुद अपना मुतालिया और मुशाहिदा और लोगों से सीखना वो दाखिल है। मैं इनके बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि सारे साथी हमारे जो बैठे हुए हैं वो सब अपने अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे, तो इनकी ज़िंदगी के जो मज़ीद पहलू हैं और जो कुछ इन्होंने किताब में लिखा है वो वैसे सामने आ जाएगा। मैं इस प्रोग्राम का एक स्पीकर भी हूँ, लेकिन इस तरह से ज़िम्मेदारी मेरी मॉडरेशन की भी आ गई है, तो मैं कुछ ज़्यादा खुद नहीं बोलूँगा, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ कहता रहूँगा। हमारे यहाँ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनका नाम तो नैयर आफाक ने आपको बता दिए, लेकिन मैं ख़ुद भी थोड़ा सा तारुफ मैं करा दूँ। हमारे सबसे पहले स्पीकर जो राइट पर बैठे हुए हैं, अयूब मलिक साहब, ये भी बाएं बाजू के न सिर्फ ये कि पुराने कारकुन हैं, लेकिन इनके बारे में वो जो मुझे जब इनसे मैं मिलता हूँ तो फ़ारसी का एक शेर याद आता है कि दोस्त आ बाशद के गिरत दस्ते दोस्त दर परेशान हालियो दरमानदगी, कि ये उन दोस्तों में से हैं कि जो हर परेशानी और दरमानदगी में दोस्तों का हाथ पकड़ते हैं। और इन्होंने पूरी ज़िंदगी तमाम साथियों का, जिसको जब इन्होंने देखा कि कोई अगर किसी मुश्किल में है, किसी की ये मदद कर सकते हैं, तो ही गोज़ आउट ऑफ द वे, ये जाके उसकी उनकी सपोर्ट करना, उन तक रसाई हासिल करना, और जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं। और आजकल ये न सिर्फ ये कि नेशनल पार्टी के अहदेदार हैं, बल्कि बदलती दुनिया पब्लिकेशंस को भी ये ज़ाहिर है यही उसके रूह रवां हैं और चला रहे हैं। ये किताब भी बदलती दुनिया ने ही छापी है, और यही नहीं बल्कि इससे पहले कई किताबें इंक्लूडिंग मेरी भी एक किताब इन्होंने छापी है। तो ये इनका अयूब मलिक साहब का यहाँ इस्लामाबाद में होना हमारे लिए बड़ा यानी तक़वियत का बाइस बनता है, गो के ये कराची में इन्होंने खासा तवील अरसा गुजारा है। नासिर जैदी साहब पुराने सहाफ़ी और बाएं बाजू के कारकुन, किसी तारुफ़ के वैसे मोहताज नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा इनकी शनाख्त है वो ये है कि इन्होंने हर दौर में आज़ादी सहाफ़त का और इज़हार राय की आज़ादी का परचम बुलंद रखा। इस सिलसिले में इनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी, हत्ता के कोड़े भी खाने पड़े। ये उन 5 सहाफ़ियों में से थे जिनको जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में कोड़ों की सज़ा सुनाई गई, बल्कि दी गई।
लेकिन वो दौर भी इन्होंने निकाला और अब तक ये पिछले इससे पहले जो टर्म थी PFUG के ये मरकज़ी सेक्रेटरी भी कई दफ़ा रह चुके हैं। नासिर ज़ैदी साहब, रमज़ान मेमन साहब का मैंने तारुफ़ कराया, इन पर और बात हो जाएगी। मोहतरमा शाहीना जो हैं वो इनकी शरीक हयात भी हैं और ये ख़ुद भी बाएं बाजू की पुरानी तरक्की पसंद कारकुन हैं और ये कहना बेजा नहीं होगा कि जो कुछ भी रमज़ान साहब कर पाए उसमें शाहीना का पूरा ताउन और सपोर्ट इनके साथ पिछले 50 साल में शामिल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी साल इन्होंने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह भी मनाई है और वो किताब में तफसील से इन्होंने जिक्र भी किया है। ताहिर बिज़िन जो साहब नेशनल पार्टी के रहनुमा भी हैं और अगेन पुराने तरक्की पसंद कारकुन और रहनुमा और दानिश्वर। तो सबसे पहले मैं आपसे अय्यूब मलिक साहब ये जानना चाहेंगे हम कि आपका अपना ज़ाती ताल्लुक़, आपने कराची में काफ़ी अरसा गुजारा, ज़ाहिर है रमज़ान साहब से आपका ताल्लुक़ रहा होगा, उस ताल्लुक़ के बारे में कुछ बताएं और फिर आप हमें ये भी बताएं कि आपने ये किताब शाया करने का फ़ैसला क्यों किया और आपने इस किताब को कैसा पाया। ये ले लें दोस्तों, ऑन नहीं, ऑन कर लें उसको, ये इसका बटन ना। दोस्तों, ये किताब जो रमज़ान मेमन ने लिखी है मेरे लिए और आप सब दोस्तों के लिए इसलिए तकवीत का बायस है कि ये बहुत कम वर्कर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल से ऊपर एक्टिव पॉलिटिक्स में लगाए हों और उन्होंने उसके बाद किताब लिखी हो। डॉक्टर मुबारक अली इस बात पे बहुत लिखते हैं कि पीपल्स हिस्ट्री नहीं लिखी जाती, नीचे लोगों की हिस्ट्री नहीं लिखी जाती, ऊपर जो आ जाते हैं, जो हीरो बन जाते हैं, वो तो हीरो एक कल्ट भी बन जाता है और वो जो कुछ लिखते हैं उसको कुछ चैलेंज भी नहीं करता। लेकिन इन्होंने जो किताब लिखी है, जब आप पढ़ेंगे तो मैं आगे आपको बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लियारी का हम पर बहुत आसान है। बिल्कुल। समाजी तब्दीली के अगर महरकों की बात की जाए तो ख़ास तौर पे वो लोग जो कराची में हैं वो जानते हैं, ताहिर साहब क्योंकि बहुत वास्ता है। तो ये रमज़ान मेमन वहीं की देन है। 6ठी क्लास से पढ़ना छोड़ दिया, वालिद साहब फौत हो गए, लेकिन उसके बाद देखें आप कि कभी इस किताब में 700-800 सफ़े की किताब है, कहीं मायूसी नज़र नहीं आती। वालिद फौत हो गए और आपने 5वीं क्लास तक पढ़ा और उसके बाद जो भी शऊर हासिल किया, जो भी नज़रियाती शऊर भी हासिल किया, जो इदराक हासिल किया, वो भी साथियों से हासिल किया और साथ में जेलों से हासिल किया। मेरा ज़ाती ख्याल है ताहिर साहब कि अगर ये शख्स ये किताब इंडिया में लिखता तो वहाँ पर अब तक फ़िल्म बन चुकी होती। ये पूरी एक फ़िल्म है, किस तरह इनकी बेगम से मुलाकात होती है, किस तरह ये जो है ना जेलों में जाते हैं, किस तरह पटफीदर तहरीक के में शामिल होते हैं और उनको लेके चलते हैं, किस तरह यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कोयटा चले जाते हैं, फिर वहाँ भी काम करना शुरू कर देते हैं। कभी बैरे का काम कर रहे हैं, कभी पेंटर का काम कर रहे हैं, कभी किसका काम कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ा अहम सबक है कि जो हमारे वर्किंग क्लास के लोग जो जिनके वालिद फौत हो जाएं और जिनको तालीम ना मिले वो अफसरदा हो जाते हैं। ये अफसरदा नहीं हुए। रूस के टूटने के बाद भी इन्होंने जो बातें लिखी हैं और जो, क्योंकि मैं उसका शाहिद हूँ, मैं 30 साल 40 साल ज़्यादा से अरसे से इनके साथ हूँ, ये हमेशा जो है तरोताज़गी रही इनके यहाँ। इनके यहाँ वो मार्क्सिज्म की तौजीहात ये खुद वक्त के साथ करते हैं क्योंकि अप्लाइड फॉर्म में ज़मीन पर थे। तो ये बड़ी जो है अहम बातें। कुछ और बातें भी हैं। मिसाल के तौर पे ये है कि ये जब जेलों में रहे तो उसके साथ साथ वो तो उनका नज़रियाती पुख्ता होता गया, सबक भी उनको वहाँ मिलते रहे, लेकिन वहाँ एक और चीज़ उन्होंने जो ख़ास तौर पे ईजाद की वो थी, जब कोड़े पड़ते थे तो उसकी मरहम ईजाद की इन्होंने खुद ही वहीं पर ही अंदर ही एक तरह की। और अगर मेरा ख्याल है कि उस वक्त अगर इंटरनेट होता या सोशल मीडिया होता तो हमारे और लोग जैसे नासिर ज़ैदी वगैरह कहीं और मार खा रहे हैं तो वो भी शायद वो मरहम बना लेते अंदर ही और उससे उनको तकवीत, मतलब कम से कम वो दर्द और जो है वो कम हो जाता। तो इससे साबित ये होता है कि ये मुश्किलात का हल भी साथ साथ निकालते रहे हैं। तो इसलिए ये ज़िंदगी हम सब कहते हैं बहुत मुश्किल है, इसको वर्किंग क्लास के लिए और ज़्यादा मुश्किल है। और फिर समाजी तब्दीली के मुहर्रिक बनना, मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो किया है, बल्कि ज़िंदगी के शऊर और इदराक के साथ ज़िंदगी गुजारना और मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ, और भी हम बातें करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि
ये किताब एक तो लंबी है, लेकिन बहरहाल आपको सबको पढ़नी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में खासतौर जैदी साहब ने मुझे कहा, तो मैं ये देखता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जब भी आपने कांग्रेस का जिक्र किया है, 4 कांग्रेस तो मैंने पढ़ ली, शायद और भी हो, हर एक के बाद पार्टी जो है वो टूट जाती है। हर दफ़ा पार्टी जो है उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। ज़रा जब आप बात करें तो थोड़ा बहुत वो बता दीजिएगा। लेकिन आज हम इस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। हम इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जब भी कोई आदमी शौरी तौर पर समाज को तब्दील करने के लिए खड़ा होता है, ही कैन डू इट, एंड रमज़ान जो है वो हमारे सामने है। और इसी के लिए शायर ने भी कहा है ना कि तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी, तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। इन्होंने आबो हवा तब्दील नहीं की, इन्होंने वहीं रहे और वहीं से आगे बढ़ते रहे। बहुत शुक्रिया। मुख्तसर आपने बात की, लेकिन एक मज़ीद जब हम आपकी तरफ आएंगे तो मज़ीद तफसील से बात हो जाएगी। इनकी किताब पढ़ते हुए, रमज़ान मेमन साहब की किताब पढ़ते हुए जो चीज़ें हमें पता लगती हैं, उसमें एक अहम बात ये है कि ये इनके वालिदैन का ताल्लुक़ वैसे था शिकारपुर से, लेकिन ये लोग फिर कराची में मीठा दर के इलाके में ये लोग सेटल रहे और बचपन में इंतहाई गुर्बत देखी, चूँकि मज़दूर और लेबर मेहनत करने वालों से ताल्लुक़ था, मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ था। तो इनकी किताब से जो सबक हम सीखते हैं, मैंने जो सीखे जब 1-2 सबक, उनमें पहला सबक ये है कि इनकी पूरी ज़िंदगी में पूरी इनकी जो सवाने है, और इसको सवाने कहना मेरे ख्याल ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आमतौर पे वो लोग भी सवाने लिख देते हैं अपनी आप बीतों को, बहुत से लोग सवाने, जबकि सवाने का लफ्ज़ी मतलब मैं समझता हूँ कि जो सानहे की जमा सवाने है कि ज़िंदगी में जो सानहे गुज़रे उनका मजमूआ जो है वो लिखा जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और आला तबके के लोग जिन्होंने कभी शायद कोई सानहा अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं होता, वो भी उनको आप बीती कहना चाहिए, वो सवाने कहते हैं। लेकिन ये वाकई में ऐसा है कि इन्होंने बहुत सारे सानहे उससे ये गुज़रे हैं, लेकिन सबक ये मिलता है कि इन्होंने कभी भी मेहनत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। पूरी ज़िंदगी इनकी शदीद यानी जो हमारे ज़्यादातर बाएं बाजू के लोगों का खासा रहा है कि जिसको कहते हैं ना कि कभी भी उसमें काहिली या तसाहुल या ऐसी चीज़ के भाई आप काम ना करें, इन्होंने हमेशा काम किया और शदीद मेहनत की, और मेहनत के साथ साथ इन्होंने अपना सियासी काम भी जारी रखा। तो ये एक बड़ा अहम सबक इनकी किताब से कम से कम मुझे पहला सबक जो हासिल हुआ वो यही है कि मेहनत का दामन किसी वक्त भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। अगले हम अपने स्पीकर की तरफ आते हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि ये किताब ज़रा मैं जो हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं ये दिखा भी दूँ, इसका टाइटल और किताब का नाम हल्क़ा ज़ंजीर में ज़बां, ये किताब है। और ये किताब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए यहाँ अवेलेबल है, जो लेना चाहें। इसकी असल कीमत 1500 है, लेकिन यहाँ पर ये किताब 1000 रुपये में दी जा रही है। तो जो लेना चाहें तो वो प्रोग्राम के बाद वो ख़रीद सकते हैं, और चूँकि यहाँ मुसन्निफ़ मौजूद हैं तो वो इस पर दस्तखत भी कर देंगे। तो इसको यहाँ हटा देते ताकि ये नज़र आए। तो नासिर जैदी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें रमज़ान मेमन की जो किताब है उसके बारे में, या और भी कुछ आप कहना चाहें। कॉमरेड रमज़ान मेमन, ज़रा करीब कर लें। कॉमरेड रमज़ान मेमन साहब की किताब का मुताला मैंने किया, और जूं मैं बाब अबवाब देखता चला गया, एक आइडियल दुनिया की तख्लीक का जो कंसेप्ट था हमारा कि दुनिया को बदलना है, और बदलने के लिए जद्दोजहद जो है वो पहला तबक़ाती सबक है कि उसको कंटिन्यू रखना है। तो मैं जब किताब का मुताला कर रहा था तो मैंने इस मुताले के दौरान एक ऐसे फ़र्द को जिसको मैं हमेशा आइडियलाइज़ करता हूँ, अपनी जदोजहद में, मज़दूर तहरीक में भी मैं रहा, ट्रेड यूनियन में भी मैं रहा,
और बाएं बाजू की तहरीक में भी, स्टूडेंट मूवमेंट्स के अंदर भी हमने जो है पार्टिसिपेट किया। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक एक लफ्ज़ जो है वो हम सब के लिए जो है हौसले और उम्मीद की एक मिसाल है कि हम जब इस किताब को पढ़ रहे थे तो मैं जो है वो अपने आप को भी एक ट्रेड यूनियन के कारकुन के हवाले से, और जब मैंने देखा कि इनके वालिद भी मज़दूर थे, ख़ुद भी मज़दूरी की, ख़ुद भी मेहनत कश रहे और मेहनत कश तहरीकों में रहनुमायाना किरदार जो है वो इनका था कि 1972 की जो मूवमेंट है, मैं इनसे एक दफ़ा मिला हूँ 72 या गालबन 73 में। उस्मान बलोच उस ज़माने में लांडी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर थे और करामत वग़ैरह जो है वहाँ पे मुलाकात हुई थी। और मज़दूरों के ऊपर जो है ऑनस्लॉट हुआ था, ट्रेड यूनियन तहरीक को जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी। स्टेट का जो है जो जबर था वो इतना शदीद था कि हम जब मुल्तान से सॉलिडेरिटी के लिए लांडी पहुँचे तो जिन दोस्तों से हमारी मुलाकात हुई उनमें रियाज मेमन जो है वो भी मौजूद थे। और इनका वो लफ्ज़ मुझे आज भी याद है कि एक मज़दूर ने आके कहा कि फ़लाँ जगह जो है इतने लोग जो है वो बिल्डोज़र चला है और मिल का गेट जो है वो स्मैश करके अंदर गए हैं लोग, तो इतने लोग तो इन्होंने कहा कि तहरीक में और जदोजहद में जब हम होते हैं तो स्टेट के जबर को जो है वो हिम्मत और तबक़ाती नज़रिए को मज़बूत करने के लिए, तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये अल्फाज आज भी मैं उस ज़माने के दोस्तों के जो देखता हूँ जो जदोजहद में थे, बेरोज़गारी में चले गए, स्टेट का जबर बर्दाश्त किया, लेकिन हिम्मत और जो अपने नज़रिए के साथ जो हम आहंगी और अपने नज़रिए के साथ जो कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट जो है वो मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद इन जैसे रहनुमाओं के लिए जो है वो ये रहनुमा जो है मेरे लिए जो है वो आइडियल है। मुझे एक जिला महसूस होती है और मैं ये समझता हूँ कि बाएं बाजू, क्वेश्चन ये है कि बाएं बाजू की तहरीक, इतनी मज़बूत ट्रेड यूनियन तहरीक, इतनी मज़बूत तुलबा तहरीक, NSF, DSF की कंटिन्यूएशन जो है वो NSF थी, और उस ज़माने में फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है, किसानों की तहरीकें भी जो हैं वो मज़बूत थी। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से किसानों में, बलूचिस्तान तक गए, ये मतलब है मज़दूरों में भी काम किया, पट फीडर के किसानों के साथ सॉलिडेरिटी के लिए जो है इन्होंने उस ज़माने में जो है पट फीडर के किसानों का साथ दिया, और किसान तहरीक के अंदर रह के जो है किसानों को जो है शऊर और उनकी तंजीम को जो है वो मज़बूत किया। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो आइडियलिज़म है, इस बाएं बाजू की तहरीक का आइडियलिज़म जो है उसमें कमज़ोरियाँ जो है वो जो आई हैं, नई नस्ल को जो है उन कमज़ोरियों को एनालाइज करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि बाएं बाजू की तहरीक का जो आइडियल्स है वो आज भी हकीकत पसंदाना है। उसमें अगर हम मारूज़ी
ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को एनालाइज करके एक स्ट्रेटजी और प्लान बनाएं, तो मेरा ख्याल ये है कि आज भी एक स्पेस जो है वो अल्टरनेट नैरेटिव की मौजूद है, और वो अल्टरनेट नैरेटिव जो है वो वही है जो रियाज मेमन साहब की किताब जो है, उस रमज़ान मेमन साहब की किताब का जो एक थीम है और इनकी कंटिन्यूएशन जो स्ट्रगल की है, वो अगर हम उन खामियों और उन अपनी तहरीक की बेपनाह कंट्राडिक्शंस को जो है वो एनालाइज करके कोई वे आउट तलाश करें, तो हम बेहतर दुनिया का ख्वाब जो है वो हकीकत में बदल सकते हैं। और ये नई नस्ल को सीखना चाहिए कि इन जैसे लोगों ने जिस अंदाज में कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो आज हमें जो है इनका अलम जो है और मशल जो है लेके नौजवान नस्ल को आगे चलना चाहिए। तो ये पीपल्स हिस्ट्री है, लिविंग हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को तमाम नौजवानों को पढ़ना चाहिए, तमाम नौजवानों को इससे जो है एक इंस्पिरेशन मिलेगी। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हम सब नौजवानों के लिए। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो है एक नई नस्ल को जो एक नई दुनिया का नैरेटिव लेना चाहती है और एक आइडियल सूरत हाल को अपने ढब में बदलना चाहती है कि सोसाइटी जो है वो तब्दील हो, रियासत की शक्ल जो है वो तब्दील हो, सोसाइटी में जो डिके हो रहा है उसमें तब्दीली आए, तो ये किताब जो है ये इंस्पायर करेगी। और हम सब लोगों को मैं तो मेमन साहब आपको और भाभी को बहुत रिगार्ड देता हूँ कि इन लोगों ने जिस अंदाज में जदोजहद की और जिस अंदाज में इन्होंने अपने मेमोयर लिखे हैं, ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा असासा है हमारे लिए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस तरह की हिस्ट्री जो है वो अभी तक नहीं लिखी गई। तो ये मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट जो है वो कॉमरेड को जाता है कि उन्होंने अपने मेमोयर्स जो है उसको हिस्ट्री की शक्ल दी, और ये तजर्बात जो है नई नस्ल को जो है वो अपने आइडियल्स को हकीकत में बदलने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इसीलिए हम खुद नासिर दैदी साहब से भी ये गुजारिश करते रहते हैं कि भाई आप अपनी भी याददाश्तें जो हैं वो रकम कर लें ताकि वो तारीख़ में गुम ना हो जाएं। ये बात बहुत ज़रूरी है। और ये बात दुरुस्त है कि ये इस किताब की सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो ज़ख़ामत है ना, जितनी तफसील से इन्होंने लिखा है, मुझे रश्क आता है कि इनकी याददाश्त पर। हालांकि बाएं बाजू के और भी बहुत से कारकुनों और रहनुमाओं ने किताबें लिखी हैं, जैसे अली अमजद साहब की किताब मौजूद है, और मेरे ख़ुद अपने वालिद की किताब मौजूद है, हसन आबिदी साहब की किताब डॉक्टर जाफ़र ने शाया की है, सैफ खालिद साहब की भी अहमद सलीम ने की है। लेकिन उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो या तो उनकी वफ़ात के बाद दूसरे लोगों ने लिखी या किसी ने इंटरव्यू लेकर रकम की। लेकिन वो तमाम किताबें जो हैं वो इतनी ज़ख़ीम, इतनी तफसीली नहीं हैं। तो मुझे वो दूसरी किताबें ज़ाहिर है पहले आई हुई हैं तो वो पहले पढ़ी जा चुकी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं। लेकिन ये जब मैंने पढ़ी तो ये बात बिलाशुबा सही है कि इस नौइयत की तफसीली तारीख़ जो है वो किसी ने नहीं लिखी। इन्होंने बिल्कुल उसमें जो वाक़यात, और मुझे याददाश्त की भी दाद देनी पड़ती है कि जो वाक़यात इन्होंने जिस तफसील से, और हत्ता के बाद तारीख़ें तक इनको याद हैं, तो बिल्कुल ये इन्होंने लिखा है कि जी 1 जुलाई फ़लाँ को ये हुआ, फिर उसके बाद 15 सितंबर को ये हुआ। इस तरह की तारीख़ें, तवारीख़ तक इन्होंने दी हैं, जो वो पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि ये चीज़ें इन्होंने रकम कर दी। अगला सवाल मैं रमज़ान मेमन साहब से ही करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं ये कहूँगा कि जो इनकी तारीख़, इनका जो इब्तदाई दौर था उसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील जानना चाहूँगा।
हुआ ये कि जो अपनी किताब में इन्होंने दर्ज किया है, हुआ ये कि ये इनकी जो बाग़ियाना तबीयत, यानी जो बर्दाश्त, ज़ोर ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करना है, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करना है और ख़ामोश रहकर जुल्म नहीं सहना है, वो इनके बचपन से ही इनकी शख्सियत का खासा था। और उसका इजहार इस तरह से हुआ कि जब ये अभी प्राइमरी स्कूल में ही थे कि असातिज़ा ने, जैसे होता था उस ज़माने, बल्कि आज भी होता है, जो जिस्मानी सज़ाएँ दी जाती थी, यानी अब पढ़ाई कम होती थी, इन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि पढ़ाई कम होती थी और बच्चों को मारा ज़्यादा जाता था। अच्छा, दूसरे बच्चे तो मार खा लेते थे और फिर भी पढ़ते रहते थे, लेकिन इनकी बाग़ियाना शख्सियत का अंदाज़ा उस वक्त से लगाएं कि इन्होंने वो मार खाने के बजाय स्कूल से भागने को तरजीह दी। और जैसे उस ज़माने में हुआ, बहुत सारे कॉमरेड जो है वो अपनी स्कूल की तालीम तक मुकम्मल नहीं कर सके, जिनमें मेरे अपने वालिद भी शामिल हैं, उनकी भी स्कूल की एजुकेशन मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन एक तो ये कि उन्होंने उस वक्त वो एक बाग़ियाना तबीयत थी तो वो स्कूल से भाग गए, लेकिन वो भागने के बावजूद इन्होंने अपना मुतालिया और मुशाहिदा जारी रखा और उसके नतीजे में ये हुआ कि इनकी शख्सियत का जो मैं कहूँगा कि निखार जो आया है, वो शायद अगर ये स्कूल न छोड़ते तो वो जो काम इन्होंने किए, यानी ये खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो सबसे पहले ज़ाहिर है जब काम छोड़ दिया तो ज़ाहिर है वालिदैन ने या वालिदा ने कहा कि भाई अब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना है, तो सबसे पहला काम जो वो किया वो किसी पेंटर की दुकान पे तरह तरह के इन्होंने काम किया और इसमें इन्होंने कोई आर महसूस नहीं की वो दर्ज करने में कि इन्होंने डिश वॉशिंग भी की, कहीं पर बर्तन धोने का काम किया, कहीं घी की दुकान पे काम किया, कहीं पर पेंटर का काम किया। तो पहली याददाश्तें जो ये लिख रहे हैं वो 1965 के जो इलेक्शन थे, उस इलेक्शन में ये हुआ जो जिसको अयूब खान ने बाद में रिगिंग करके ख़ुद जीते, फातिमा जिन्ना को धांधली के ज़रिए हराया गया, तो उसका जो इन्होंने जिक्र किया है तो वो उस वक्त एक पेंटर की दुकान पे काम करते थे और वो और देखें आप लोगों का शऊर कि वो एक पेंटर था, लेकिन वो पेंटर जो था वो फातिमा जिन्ना का हामी था। तो यानी इनकी सियासी तरबियत जो है वो उस वक्त से शुरू हो गई कि वो पेंटर ने, अच्छा लालटेन का निशान था, अयूब खान ने जो है वो गुलाब ले लिया और इनको जो है वो लालटेन का निशान दे दिया फातिमा जिन्ना को। तो जिस दुकान पर ये पेंटिंग का काम सीखा करते थे उसका सियासी शऊर देखें कि उसने उस इलाके, जिस इलाके में थे, वहाँ के जो फातिमा जिन्ना के कारकुन थे उनसे उसने कहा कि मैं पेंटर तो हूँ और मैं ज़ाहिर पेंटिंग के पैसे भी लेता हूँ, लेकिन मैं फातिमा जिन्ना के लिए कराची का सबसे बड़ा झंडा पेंट करूँगा जिस पे लालटेन होगी और वो कराची में कहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसने कहा कि आप मुझे कहीं से कपड़ा ला दे और मैं मुफ्त में काम करूँगा। तो इन्होंने 1965 में जब ये अभी टीनेजर रहे होंगे उस वक्त अपने वो जिसकी यहाँ ये काम करते थे उसके साथ मिलके उस सबसे बड़े फातिमा जिन्ना के झंडे पर इन्होंने मिलकर काम किया और वो फिर वो जब झंडा लगाया गया तो कहते हैं कि उसकी तस्वीरें जो है वो अखबारात तक में छपी कि ये कराची का फातिमा जिन्ना का सबसे बड़ा झंडा वहाँ पर लहराया गया है। तो और उसके बाद फिर यानी पेंटिंग का काम किया। पेंटिंग के काम करने के बाद वो सारी इन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि किस तरह से जब वो अयूब खान ने धांधली के ज़रिए जीत लिया तो चूँकि कराची जो है वो फातिमा जिन्ना को सपोर्ट कर रहा था ज़्यादातर लोग, तो जो कैप्टन अयूब खान थे, इसके अयूब खान के साहबजादे, उन्होंने कराची में जुलूस निकाला, सॉरी गौहर अयूब, उन्होंने जुलूस निकाला और फिर वो फायरिंग की कराची के लोगों पे और फिर फसादात हुए। वो इसके ऐनी शाहिद ये हैं। तो उसका बड़ा तफसीली ज़िक्र किया है इन्होंने। और उसके बाद फिर ये जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी थी, उसमें इन्होंने काम किया और वहाँ से इनको जो है वो इनका ताल्लुक़ ट्रेड यूनियन मूवमेंट से हुआ और उसमें फिर डॉक्टर एजाज़ नज़ीर से इनका करीबी ताल्लुक़ पैदा हुआ। और मैं अब इनसे सवाल ये करूँगा कि आप उस इब्तदाई दौर के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि आप ज़ाहिर काम तो कर रहे थे, लेकिन वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से आपने ये फ़ैसला किया कि आपको ट्रेड यूनियन की सरगर्मियों में भी शामिल होना है और सियासी काम करना है, क्योंकि बहुत से मज़दूर जो हैं ये रिस्क नहीं लेते इस खदशे के तहत कि जी हम काम करेंगे तो हमें मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा, और इनको बार बार निकाला गया लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आए, वो करते रहते थे। तो इस बारे में ज़रा अपनी याददाश्तें आप लोगों के साथ शेयर करें। ये माइक ज़रा इनको दें। नहीं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ब्लैक होल का और उनके साथ काम करने वाले सारे रज़ाकार दोस्तों का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम मज़दूरों को इधर बुलाया और आप लोगों से मिलने का मौका दिया, बातें करने का मौका दिया। तो मैं तो बात करना माजी पे चाहता नहीं हूँ,
नहीं चाहता था, क्योंकि तो मैंने लिख दिया, और जिस माजी को लिखा है वो माजी तब्दील हो चुकी है। जिस माशरे को तब्दील करना चाहते थे वो बदल चुका है। अब समाजी इंसाफ के लिए मुस्तकबिल में क्या करना है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वो करूँगा। लेकिन चूँकि नाज़िर ने सवाल किया कि ये कैसे आपने किया, तो कोई फ़ैसला मैंने नहीं किया, हालात के जबर ने मुझसे फ़ैसले कराए। ऐसे हालात थे और ऐसी सियासी तरबियत थी। मेरे दो दोस्त जो कोरंगी के एरिया के, पहला ज़हूर ख़ान मेरे सामने बैठा है, दूसरा सज्जाद मेहंदी बैठा है, ये 50 साल पुराने मेरे साथी हैं। ये जो आज इस्लामाबाद में लीडर हैं, ये उसी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से हमारे साथ काम करते आए हैं। तो इनको पता है सारा तफसील से कि हम लोग कोई चीज़ अपने लिए खुद तय कर ही नहीं सकते थे। गरीब लोग थे, मज़दूर लोग थे, तो जो धक्का देता था, धक्का लगता था, उस धक्के का मुकाबला करते थे और उसमें जो फैसले करते थे वही जदोजहद थी। मसलन मेरी अम्मा मुझे बचपन से पढ़ाती थी कि पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने बनवाया, तुम्हारा बाबा कांग्रेस को सपोर्ट करता था, और सबक में लिखा था कि पाकिस्तान इतनी कुर्बानियों से बना, ये क्या हुआ वो हुआ। तो वो सबक याद ही नहीं हो सकता उस बच्चे को जिसको माँ एक सबक पढ़ाए और स्कूल दूसरा सबक पढ़ाए। तो मैंने अपनी किताब में लिखा कि मेरा हाल वो आमिर खान के वो फिल्म में जो तारे ज़मीन का वाली फिल्म में किरदार का होता है बच्चे का, कि वो करना कुछ चाहता है, पता नहीं क्या करना चाहता है, उसने कुछ तय भी नहीं किया है, लेकिन मास्टर उसको कुछ और पढ़ाना चाहते हैं। उर्दू मुझे पढ़ना नहीं आती थी, मैं सिंधी ज़ुबान मेरी मादरी ज़ुबान थी और पढ़ सकता नहीं था। और फिर मास्टर मजाक उड़ाते थे, जब उनको तमाशा करना होता था क्लास में तो कहते थे रमज़ान अब सबक का अगला ऐसा तुम पढ़ोगे। तो मैं पढ़ता क्या, मेरे तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था और मैं पढ़ नहीं सकता, तो सब कह के लगाते थे, बच्चे भी उस्ताद भी। अभी सारे में टिक में इसलिए सका स्कूल में कि मैथ में भी अच्छा था। मैथ के सवाल जब हल कर लेता था तो तालियां शालियां कुछ बच जाती, जिसकी वजह तक 5वीं तक टिका रहा। वरना जो हमारा तालीमी निज़ाम है, और उस पर अभी ज़रूरी हो गया बात करना, कि जो ये पढ़ाते हैं वो तो लोग जबरन पढ़ते हैं ना, पता नहीं कैसे टिके हैं। मैं तो उनको सलाम करता हूँ जो उस झूठ को सुनते हुए क्लासों में बैठे रहते हैं। और ये सोशल मीडिया का दौर, जबकि मुतबादिल इल्म, मुतबादिल मालूमात भी आज के बच्चों को मिलती है, तो वो मुतबादिल भी सुनते हैं और उसको सही भी समझते हैं, और फिर सिलेबस को जो उनके सामने आता है। तो परवेज़ ऊद भाई का मैंने प्रोग्राम देखा था जिन्होंने सिंध के सिलेबस पे काम किया, तो उन्होंने कहा मुझे तो मैं कांपता ही गया कि क्या इंसान बना रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है और तय करके कोई नहीं बढ़ता। हाँ, और ख़ास तौर पर हम मज़दूर लोग तय करके नहीं बढ़ते, ज़िंदगी हमसे तय करवाती है। अब जैसे किताब लिखने का मामला है, ये डॉक्टर मुबारक अली की मेहरबानी है कि जब मैंने सोचा कि यार इतनी बड़ी पट फीडर किसान तहरीक जिस पे हम मच जेल गए, सज़ा काटी, वो तो गुम हो जाएगी, उसका किरदार भी गुम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सब मज़दूर थे, गरीब लोग थे, उनको कौन लिखेगा, कौन याद करेगा। तो चलो यार ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ होता है, क्योंकि मैं उस तहरीक में शुरू से आखिर तक रहा हूँ, तो मैं उस पर लिख देता हूँ। और लिखने निकला तो पता नहीं कैसे मैं एक तारीख़ दान भी बन गया, रिसर्चर भी बन गया, और जाके वो फ़ैसले जो सरदारों ने किसानों के ख़िलाफ़ किए थे उनकी कापियाँ हासिल की, वो सब उस किताब में लिख दिया। तो डॉक्टर मुबारक जब कराची में उसकी किताब के उस पर आए थे, आप भी थे शिव, तो उन्होंने कहा रमज़ान तुम्हें पता है तुमने क्या लिखा है? तुमने पीपल्स हिस्ट्री की पहली बुक लिखी है, किसानों पर, तहरीक पर, हशनगर पर बहुत सारे हैंडबिल पम्फलेट हैं, सिंध हारी कमेटी के बहुत सारे हैंडबिल हैं और पम्फलेट हैं, लेकिन मुकम्मल किसी एक वाक़े पर किताब नहीं है, ये पहली किताब। तो उस हौसला अफजाई से जो है वो दिल बहुत बड़ा। फिर ये जो भाई जोरी वाला इलेक्शन चाइना और हम लोग ने सब ने लड़ा, वो भी एक तारीख़ी वाक़या था बलूचिस्तान में। अपने सरदार के ख़िलाफ़ एक
किसान औरत खड़ी हो गई और डट के खड़ी रही आखिर तक। उसका भी यही सोचा कि भाई ये लिखना चाहिए, वरना ये गरीब किसान औरत पे कौन लिखेगा। उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी पे सोचा कि ये भी कोई कोई ऐसी मामूली नहीं है, अच्छी खासी है, इसको लिखें। और ख़ास तौर पे शाइना का और मेरा जो किरदार है, और जो दोस्त मेरे साथ इधर मौजूद हैं इनको पता है कि अब कि हमने अपनी पसंद से नहीं किया। अंडरग्राउंड थे, एक तरफ रूपोश थे, लांडी कुरंगी में वारंट निकले हुए थे, और शाइना ने एक फैसला किया था कि कुल वक्ती सियासी कारकुन नहीं बनना है, मजदूरी करके बच्चों को खिलाना है। अब इस पे भी डटे रहना था। तो जाके नेशनल मोटर की उधर कैंटीन में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई। तो उसका फ़ायदा ये था कि वो वहाँ पुलिस ढूंढ रही थी, यहाँ मैं दाढ़ी रख कर बर्तन धो रहा था। अब ये मेरी चॉइस नहीं थी, न दाढ़ी रखना न बर्तन धोना, मजबूरी थी, करना था। तो इस तरह बलूचिस्तान जब गए तो बलूचिस्तान की अपनी सूरत हाल थी। यहाँ जामसा की बगावत केस के बाद छापे पड़ रहे थे, तलाश थी और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी। कामरेड नज़ीर अब्बासी हमारा जो इस किताब में ज़िक्र है, शाइना ने किया हुआ है काफ़ी, कि वो हमारे साथ बहुत क्लोज था, वो शहीद हो गए। उसके बाद जब हमारे घर पे छापे पड़ रहे थे तो हमें उधर से निकलने की ज़रूरत महसूस हुई, और पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि भाई निकलो निकलो। और शाइना को टीबी हो चुकी थी, इसकी सेहत की बहाली के लिए भी ज़रूरी था कि हम कराची से निकलें। तो वो निकल गए, वहाँ जाकर वापडा में नौकरी कर ली, इलेक्ट्रिशियन बन गए। यहाँ पर सीख लिया था थोड़ा काम कराची में। तो ये कुछ वाक़यात हुए और मजबूरन हुए। मैं तो बर्तन धोने की नौकरी कर रहा था नेशनल मोटर में, वहाँ पर मौका लगा कि वर्कशॉप में तबादला करा दूँ। वहाँ गया तो इलेक्ट्रिशियन शॉप में लग गया, वहाँ एक अच्छा उस्ताद मिल गया, पश्तून था, वो पेंटर भी पश्तून था, अयूब खान भी पश्तून था, और लोग हमें सिखाते थे कि पश्तून बदमाश हैं। और उधर हमने सीखा कि भाई वो अयूब खान के ख़िलाफ़ मेरा उस्ताद पठान खुद लड़ रहा है। तो पहली बात तो वो जो कौमी तंग नज़री है वो ख़त्म हो गई खुद ब खुद। अच्छी बात। और माँ बाप ने जो पढ़ाया था उससे मजहबी तंग नज़री ख़त्म हो गई। वाह। तो अब ये बाकी थोड़ा बहुत काम रह गया, वो कामरेडों ने किया स्टडी सर्कलों में बिठा के। शाइना की तो हाँ, ये एक और कि हमारी 73 में 13 मई 73 को शादी हुई, उर्दू और सिंधी लोगों की झगड़े के दौर में जंग हो रही थी। महमूद हमारा साथी बैठा हुआ है, इसको पता होगा, मोमिन खान मोमिन, के उस वक़्त कोई सिंधी के साथ उर्दू बोलने वाली की शादी करने को क्या मिलना भी एक खौफ का मालूम था। यहाँ तक कि मेरे बारात में, जब हम बारात इनके घर पे ले गए तो हैदराबाद दक्कन की हैं, तो इनके यहाँ एक रस्म होती है दंगाने की, बारात को रोका जाता है लाठियों से। तो मेरे सिंधी रिश्तेदार जब इन्होंने बारात रोका तो उन्होंने कहा भागो यार, इसने तो मरवा दिया, पता नहीं कहाँ माजरों में पनागिरी लड़की को उठाने के लिए हमें भी लिया है, भागो। मैंने सुन लिया, मैंने कहा भाई ये रस्म कम करो, जल्दी से ख़त्म करो, ये हमें हाँ कहीं भाग ले जाए मेरे बराती। और तो बहुत दिलचस्प वाक़यात रहे। ये इनकी यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, सादिया जो डॉक्टर मंजूर की बीवी हैं, उन बेटी हैं, उनके वालिद का इनको दोबारा सेहतमंद करने में जो किरदार रहा है, गोदों में उठा के ले जाके ड्रिप लगाते थे अपने डिस्पेंसरी में डॉक्टर मंजूर। तो इस तरह बहुत सारे लोगों का किरदार रहा हमारे साथ। तो हमने कोई फ़ैसला शऊर से नहीं किया, सिर्फ एक फ़ैसला शऊर से किया, वो था ट्रेड यूनियन का, और दूसरा था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम करने का। और उसके साथ जो डट गए, फिर पार्टी का जो फ़ैसला होता था, जो राब्ते होते थे, जो तरीके होते थे, उसमें पढ़ना लिखना भी। पहला उर्दू का जो मैंने कुछ चीज़ लिखी तो वो हैंडबिल था लांडी के मज़दूरों के लिए, वो प्रोफेसर जमाल नकवी ने लिखवाया, जो ख़ुद उर्दू लिखना नहीं जानते थे, वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। बस बोला लिखना है रमज़ान ने, मैंने कहा भाई मुझे लिखना ही नहीं आता। बोला तुमने लिखना है इसलिए कि तुम वहाँ से आए हो, तुम्हें ही पता है। फिर मैं बैठने लिख गया, तो वो अब मैं शर्मिंदा कि कोई पढ़ेगा तो हंसेगा,
तो उन्होंने सब माप लिया और कहा कि ये अब रमज़ान तुम पढ़ो, तो अब फसीह भाई इसको लिखेंगे। तो इस तरह मेरी वो उससे भी बच गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लिखना पढ़ना भी पार्टी ने सिखाया, बोलना भी इत्तेफाक से बोला। इस किताब में आप देखेंगे कि एक मज़दूर के साथ ज़्यादती हुई, जुल्म हुई, उस जुल्म के वाक़े को बयान किया, तो वो जैसे हो गया जैसे जाकिर मैदान करबला का वाक़या ज़िक्र करते हैं, ऐसे हो गया। वो सारे लोगों ने जिस सीढ़ी, हाँ, यानी उस शिद्दत से महसूस किया। हम लोग ने एक सीढ़ी पे कारपेट लगाया था, जब कारपेट लग गया तो इंतज़ामिया ने नोटिस लगा दिया कि अब जो मज़दूर सीढ़ी कारपेट की सीढ़ी पे आएगा उसको मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। अरे हमने कहा यार, हम इस पे लेटते रहे, उठते रहे, बैठते रहे, अब ये कहते हैं निकाल दिया जाएगा। अच्छा जी, खैर इतना होता तो खैर था, लेकिन एक पियोन बिचारे ने डायरेक्टर की वफादारी में तेज़ी से उस पर चढ़ गया कि साहब ने बेल बजाई, मैं जल्दी पहुंच जाऊँ। उस साहब ने देख लिया, महसूस भी कर लिया ऐसे जल्दी कैसे आ गया, उसी सीढ़ी से आया जो शॉर्टकट से, तो उसको मुलाजमत से निकाल दिया। और उसके बाद जब उसकी हमने मुलाजमत के निकालने की वाक़े को बयान किया तो वो इतना दर्दनाक बन गया और वो तकरीर बन गई पहली, और लोगों ने इतना रिस्पांस दिया। तो ये कोई यानी तय करके तकरीर नहीं की, हालात ने तकरीर करा दी और हो गई। इसी तरह हायलान ने कभी कभी कामिल नज़ीर अब्बासी शहीद हुए तो उस पर गज़ल लिख दी, तो शायरी कर ली, तो शायरी कभी सीखी नहीं। तो ये सारे जो सवालात हैं, उन सब से अहम बात जो है वो इस किताब में है। उस पर मैं चाहूँगा आपसे बात करूँ बाद में भी। अभी मैं नेशनल पार्टी में काम करता हूँ, और सबसे अहम बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जब नेशनल आवामी पार्टी में काम किया, उस वक़्त भी मैं उसमें था, और उन इत्तेहादों में भी काम किया है जो अयूब खान के ख़िलाफ़ बने थे, और जिसमें जमात इस्लामी भी थी, मौलाना फजलुर रहमान भी था, और सब भी थे, और कम्युनिस्ट भी थे। और फिर साथ साथ एक साथ जदोजहद करना और लोगों को मुत्तहद करना, ये फ़न जो है वो मार्क्सिज़म से सीखा। थोड़ा बहुत टूटी फूटी स्टडी सर्कल में समझ गए कि भाई तब्दीली जो है वो वसी तर बामाने मौसर इत्तेहाद के बगैर नहीं आएगी, बगैर इत्तेहाद के बड़ी जदोजहद नहीं हो सकती। बड़ी जदोजहद के लिए लाजमी है कि आप बड़ा इत्तेहाद बनाएं, और बड़ी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है मौसर पार्टी हो आपकी। तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत मौसर पार्टी थी नेशनल आवामी पार्टी के दौर तक। उसके बाद आपको पता है कि हुक्मरानों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी शामिल है, रियासती तशद्दुद के ज़रिए उसको तोड़ा, ख़त्म किया गया। लेकिन फिर मुख्तलिफ़ सूरतों में हम किसी न किसी तरह ये कोशिश करते रहे, अब भी यही कोशिश करते रहते हैं कि कोई मौसर काबिल ज़िक्र ऐसी जो नज़र आए तब्दीली आए। वरना बाएं बाजू के हमारे सारे दोस्त हैं और उन सब से मेरी मोहब्बत है, उनकी मेरे साथ भी मोहब्बत है। कोई 10-12 ग्रुप हैं, 3-4 कम्युनिस्ट पार्टियों के ग्रुप हैं, उन सब के साथ बड़े मोहब्बत और प्यार के रिश्ते हैं, और इस उम्मीद से हैं कि हम कभी ना कभी तो एक हो जाएंगे, कभी ना कभी हमें समझ में आ जाएगा कि सिर्फ नज़रियात पर सियासत नहीं करनी होती, अमलन सियासत वो नज़रियाती करामत होते हैं जो हालात के साथ हम आहंग होते हैं। अभी मैंने अपने इस किताब में आखिर में लिखा है कि भाई वो सरमाएदारी बदल गई जिसको बदलने की हमने कोशिश की थी, वो सोवियत यूनियन बदल गया जिसके हम पीछे लगे हुए थे, और हम उसको अपनी आंखों से जब देख के आया कि भाई ये तो टूट रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने ख़ुदकशी नहीं की, लेकिन फौत इसलिए हुआ कि मायूस हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। मैं इसलिए नहीं हुआ कि मैंने उधर मॉस्को में देख लिया कि ये तो टूटने वाला है, टूट रहा है। और क्यों टूट रहा है? इसके माशी मसाइल हैं, इसके अंदर पैदावारी तरीके पैदावार दूसरा है, इंतज़ामात कुछ पुराने चल रहे हैं, और ये बहरान है, ये बहरान इसको ले डूबेगा। और इसको बहरान को ठीक करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं
वो ठीक कर रहे हैं। तो हमने इसलिए गोरबाचोव की हिमायत की थी, हमारे दोस्तों ने हमें गालियाँ दी, हमने कहा परवाह नहीं। वो बहस ना करें, हाँ वो नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ज़िंदगी को बहुत करीब से और सारी पेचीदगियों के साथ देखा। बिल्कुल। और अब जो है वो मैं दोस्तों को कहता हूँ कि माजी में जो हुआ वो उसने हमारे साथ एक और जुल्म भी किया, अच्छाई भी की, और जुल्म ये किया कि हमें तंग नज़र तासुब परस्त बना दिया। मैं अपने लिए कहता हूँ कि हम बाएं बाजू वाले लोग भी मुल्लाओं की तरह तंग नज़र तासुब परस्त हैं। हर एक के मुख्तलिफ तासुबात हैं और ख़त्म ज़रूर होंगे, ये मुझे एतमाद है, यकीन है। और वो मोहब्बत से होंगे, एक दूसरे से मिलने से होंगे, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने से होंगे। लेकिन हमारी तासुबात बहुत बड़ी रुकावट है हमारे लिए। तो कैसे ख़त्म होंगे वो आगे देखेंगे। हमने फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी जो है इस वक्त सियासी तौर पे अपना हासिल के साथ दोबारा शुरू की, नेशनल अवामी पार्टी बनाने की कोशिश, और वो कोशिश अब भी जारी है। और अभी भी नेशनल पार्टी के अंदर ये फैसला हुआ है कि हम नेशनल अवामी पार्टी की तरह हैं, एक मुल्क की ऐसी पार्टी बनाएंगे जो बाएं बाजू की तरक्की पसंद जमहूरी पार्टी होगी, लेकिन वो कटी हुई पार्टी नहीं होगी, माशरे से कटी हुई पार्टी नहीं होगी। जिसकी वजह से हमें आज भी थोड़ी बहुत गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि हम एक तरफ तो पीडीएम के साथ होते हैं और एक तरफ उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, उसके फैसलों की मुखालफत कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास यह है कि दुमछला भी नहीं बनना है, किस इत्याद करना है, इत्यादियों का दुमछला भी नहीं बनना है। उनके गलत कामों की तनकीद भी करनी है और उनके साथ भी रहना है, क्योंकि अलग थलग नहीं रहना है, तब्दीली लानी है। अलग थलग रहने वाले लोग तब्दीली नहीं ला सकते। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, दिमाग में घुसी नहीं है, जिन पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और मज़ीद आगे चल के और इस पर तफसीली बात होगी, लेकिन करेंगे मुस्तकबिल की बात। बिल्कुल। मैं कहता हूँ माजी किताब में लिख दिया, उसमें भी दोस्तों को शिकायतें कि बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं और तुमने हमें नहीं याद किया, लेकिन वो याद करते रहेंगे, वो माजी है, उस पर अमल नहीं, उससे सीखा जा सकता है। अमल जो है मुस्तकबिल का होना है, क्या होना है वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने नेशनल अवामी पार्टी का ज़िक्र किया और अपनी किताब में बहुत तफसील से इन्होंने वो 1970 के इलेक्शन का भी ज़िक्र किया है, जिसमें ये सरगर्म रहे, जिसमें नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से डॉक्टर एजाज़ नज़ीर लांढी से उम्मीदवार थे। अच्छा, ये किताब पढ़ते हुए मुझे अपनी बचपन की इब्तदाई बिल्कुल यादें ताज़ा हो गई, जब मैं सिर्फ 5-6 साल का था, क्योंकि मेरे वालिद भी नेशनल अवामी पार्टी के जो सेक्रेटरी थे, मरकज़ी सेक्रेटरी महमूदुल्लाह उस्मानी, उनकी इंतखाबी मुहिम जो है वो लियाक़ताबाद के इलाके से चला रहे थे। ये लोग जो है वो लांडी कोरंगी में डॉक्टर एजाज़ नज़ीर खड़े हुए थे, उनकी मुहिम चला रहे थे। तो मुझे याद है कि वो जीप पर एक क्योंकि झोंपड़ी निशान था उसका नेशनल अवामी पार्टी वाली ग्रुप का, तो वो झोंपड़ी जीप के ऊपर बनाते थे और वो झोंपड़ी पे के ऊपर जीप के ऊपर झोंपड़ी बना के उसके ऊपर जो है वो लगा के लाउड स्पीकर वो ठेले पे लगाते थे। तो जगह जगह इस तरह की झोंपड़ियाँ, जिसका जो इंतखाबी निशान होता था उसकी वो चीज़ें बना के घुमा करते थे। खैर, शाहीना की तरफ आते हैं। शादी का जिक्र इन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है अपनी किताब में कि वो एक इदारे में काम करते थे साथ, और इन्होंने बहुत यानी जिसको कहे ना कि शर्मीले अंदाज में जिक्र किया है कि एक हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, यानी और कुछ आगे ये ना लव मैरिज या मोहब्बत या इसका जिक्र नहीं किया है, बहुत यानी मॉडरेट तरीके से बड़े सलीके के साथ के पसंद करने लगे। और फिर वो ये जो इन्होंने भी जिक्र किया कि ये हैदराबाद दक्कन से इनके घराने का ताल्लुक़ था शाहीना के, और ये वहाँ मीठाधर के रहने वाले एक खालिसतन सिंधी घराना। तो उसमें जो बीच में ख़ानदानी थोड़ी बहुत जो कमेंट्स लोगों के आए, ज़ाहिर है किसी ने खुल के ऐसी मुखालफत तो नहीं की, लेकिन बहरहाल एक थोड़ी सी मुज़ाहमत कह लें या वो आती रही। लेकिन शाहीना और इन दोनों का जो फ़ैसला था, शाहीना ने इनके साथ जो यानी ज़िंदगी की जो वाकई सवानें हैं उनसे ये गुज़री हैं, जब ये जेलों में रहे, इन्होंने कोड़े खाए, रूपोशी की ज़िंदगी गुजारी, इनके घरों पर छापे पड़ते रहे, किस तरह से ये इधर मतलब भागते रहे एक जगह से दूसरी जगह,
और उन हालात में इनका अपने बच्चों को संभालना, उनकी तरबियत करना, न सिर्फ ये सब करना, और ये इनका स्टैंड कि कुल वक्ती कारकुन बनने के बजाय हमें काम करना है और अपनी रोज़ी खुद कमानी है, बजाय इसके कि पार्टी इनको कुछ पैसे दे। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ा काबिल कदर इनका स्टैंड था, बहुत समझदारी वाला। और उसके बाद जिन हालात में ये कोयटा गए उसका जिक्र इन्होंने किया है कि कोयटा में इतनी शदीद सर्दी में टपकती हुई छत और एक एक कमरे के वो मतलब ऐसे बेरली जिसमें कोई भी सहूलतें मौजूद ना हो, वहाँ ट्रेड यूनियन का काम करना, और किस तरह से शाइना ने उस वक्त जो मज़दूर सारे जमा हो जाते थे उन हालात में भी कि 5-5, 10-10 लोग आ गए हैं, उनके लिए खाना बना रही हैं, जो भी था उसमें लिखा है इन्होंने कि मतलब शोरबा ज़्यादा कर देती थी और रोटियां बना के सबको इंटरटेन करना, बच्चों को भी पालना, मज़दूर साथियों का ख्याल रखना। तो आप इनकी जद्दोजहद में पूरी बराबर की शरीक रही हैं 50 साल जद्दोजहद में, उस बारे में कुछ और तफसील हमें बताइए। वैसे तो सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने एक तरह से इस इदारे में वर्किंग क्लास की एनर्जी को सामने लेके आए और लोगों के सामने पेश किया। अभी आपने रमज़ान की गुफ्तगू सुनी होगी, उसमें अंदाज़ा हो गया होगा कि वो किस नेचर के आदमी हैं। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन कभी भी मैंने इनको वो जैसे होता है ना बंदा घबरा जाए या परेशान हो जाए कि वो क्या होगा, बाद दफ़ा मैं वो होती थी कि अच्छा इसके बाद अब क्या करना है, कहते थे यार हो जाएगा, परेशान नहीं हो, कर लेंगे। और फिर जब दोनों का साथ होता था तो वाकई हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर जाते थे। अभी जो नाज़िर ने ज़िक्र किया कि ये किताब तकरीबन 600 सफ़े की हो गई है, ये 1000 सफ़े से भी ज़्यादा की हो गई थी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि ये तो लोग किताब हाथ में उठाने से कासिर हो जाएंगे, कैसे उठाएंगे, ये किताब 1000 सफ़ात की हो रही हैं। फिर इसमें से हमने इसको बहुत सारी चीज़ें निकाली, और उस निकालने की वजह से अक्सर दोस्तों को शिकायत हो गई कि फ़लाँ जो वाक़या हुआ था उसमें तो हम भी थे, आप भी थे, आपने उसका ज़िक्र नहीं किया। तो हमने अब अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई वो हिस्सा आप लिख लो, ये इतने जो हिस्सा है ये हम सही बात है। आगे अब वो वाला हिस्सा आप लिखें, उसमें हमारा भी जिक्र कर लीजिएगा। तो हुआ ये है कि बहुत एक तो इसमें जो तारीख़ें हैं और वो हैं, वो एक रमज़ान की एक बहुत अच्छी बात है कि डायरी लिखते हैं शुरू से ना, तो उससे भी इनको काफ़ी मदद हासिल हुई कि जो तारीख़ें थीं या पुराने वाक़यात थे, बहुत पुरानी डायरियाँ निकाल के उससे मदद हम लोगों ने हासिल की। अच्छा, सारा कुछ तो इस किताब में आ गया है, मैं सिर्फ उन हिस्सों पे थोड़ा फोकस करूँगी जो मेरी और इनकी मुश्तरका ज़िंदगी के हैं। जैसे नाज़िर ने कहा कि भाई किस तरह से गुजारी, किस तरह शादी हुई, तो देखिए उसमें ज़िक्र जो है वो जो मज़दूर, जब मैं भी जब गई तो बहुत ही मेरी एज तकरीबन 16 साल की थी ना, जब मैं उस फैक्ट्री में जॉनसन एंड जॉनसन में मुलाजमत के लिए गई। यंग हम लोग बिल्कुल यानी बच्चे जैसे ही थे। तो उस वक्त हम इनफरादी तौर पर भी मुकाबला किया करते थे, क्योंकि घर की तरबियत ये थी कि बेटा आँख से आँख मिला के बात करनी है, कोई आपके साथ अगर कोई गलत हरकत करता है तो नज़रें नहीं झुकानी है, नज़रें मिला के बात करनी है। तो वो तरबियत तो चलिए घर की तरफ से थी, लेकिन जब इतने बड़े इज्तिमा में हम हिरासानी देखते थे और लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, तो इनफरादी तौर पर लड़ते थे। लेकिन हमें जब एहसास हुआ, जब यूनियन की सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे कि मुश्तरका जद्दोजहद से ही हम कुछ कर पाएंगे, तो उसके बाद हमने ये जो यूनियन, इसका किस्सा लिखा हुआ है कि मज़दूर को सीढ़ी पर चढ़ने के बाद निकाल दिया और फिर एक यूनियन ने एक एहतजाज किया। वहाँ से मेरा टर्निंग मोड़ आया ना कि मैं इन ट्रेड यूनियन की सरगर्मी में मैं भी हिस्सा लेने लगी और मैंने भी सरगर्मी से हिस्सा लिया। उसके बाद ज़िंदगी गाड़ी चलती रही, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के साथ भी वाबस्ता रहे, डॉक्टर एजाज़ नज़ीर, आपा मुमताज़, इन लोगों ने हमारी तरबियत की। उसके बाद ये सब मैं शादी से पहले की बात बता रही हूँ। फिर हमारी शादी हुई। नाज़िर ने कहा बड़े सादे अंदाज से ज़िक्र किया है, सादा अंदाज़ ही था, लेकिन हमारे साथ, हमारी मोहब्बत के साथ हमारे साथ मज़दूरों की मोहब्बत भी थी। जो वहाँ यूनियन में हमारे जो साथी थे वो हमसे ज़्यादा जोश में थे हमारी शादी में, और उनके यानी उनके अंदर की भी तमन्ना थी कि ये दोनों एक हो जाएं। हमारे अंदर की जो तमन्ना थी वो तो खैर थी, लेकिन उनकी भी थी। तो इसलिए हमारा एक तरह से जो जद्दोजहद का जज्बा जो था ना, वो जो जुड़त थी, वो शायद इस वजह से भी मजबूत हो गई कि उस वक्त से ही जो मज़दूर तबका था वो हमारे साथ मिला हुआ था और जुड़ा हुआ था। खैर जब शादी हो गई उसके बाद यानी अभी तक
वो सियासी शऊर मेरे अंदर नहीं आया था। मैंने भी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया जॉनसन एंड जॉनसन से कि भाई मेरी शादी हो रही है, अब तो भाई मैंने मियाँ की खिदमत करनी है, ससुराल को बघारे बैगन खिलाने पका पका के। तो लेकिन चौथे महीने ये रमज़ान गिरफ़्तार हो गए, उससे पहले भी गिरफ़्तार हो चुके थे। अच्छा, एक ख़ास बात बताऊं कि जब मेरी शादी होने वाली थी, ये कंपनी में रिश्ते की बात हुई कि भाई रिश्ता, तो मैंने कभी अभी शोर नहीं मचाना, मैं अपनी अम्मा से बात कर लूं, क्योंकि मेरी और अम्मा के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि बेटा जो भी कुछ हो मुझे ज़रूर बताना। तो मेरी ये था कि भाई बाहर से उनको पता न लगे, मैं बताऊं। तो मैंने बहरहाल उनको बताया। उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि बेटा तुम देखती हो रेल में भी है, जेल में भी है, अगर तुम सब ये बर्दाश्त करने को तैयार हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बहुत बेहतरीन बंदा है। बहरहाल वो मरहला भी आसानी से तय हो गया। फिर उस ज़माने में जैसे बताया कि लिसानी फ़सादात हुए, तो वाकई जैसे नाज़िर ने कहा कि कई ऐसे मरहले आए कि लोगों ने कहा ये क्या कर रही हो। हैदराबाद दक्कन के तो बड़े मशहूर होते हैं ना, हैदराबाद दक्कन वाले सिंधियों से कैसे शादी करेंगे। बहरहाल वो सारे मरहले भी उनको समझाने में इसमें उसमें वो तय हुए। फिर मुख्तसर करूँगी कि जब हम कम्युनिस्ट पार्टी में आए तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कुल वक्ती की जब बात हुई तो ये मेरा ही फ़ैसला था। रमज़ान में एक अच्छी आदत ये है कि कभी भी इनफरादी फ़ैसला नहीं करते, हमेशा ये जेल में होते थे, ये फिर इनका यही होता था कि तुम बाहर हो, तुम फेस कर रही हो, जो तुम करो करो, तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैंने कहा मुझे मुनासिब नहीं लगता कि ये कुल वक्ती कारकुन के तौर पर हम उनसे वेजेस लें या बच्चों का ख़र्चा लें और फिर उसके बाद हम सियासी काम करें। ठीक है, हम अपने गुजारे के लिए जिस तरह से भी हो सकता है करेंगे, लेकिन मुझे कम से कम ये पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं। ज़ाहिर है मैंने अपना इनको ऊपर नहीं थोपा, बल्कि मैंने कहा मैं मुनासिब नहीं समझती। तो रमज़ान ने भी पार्टी वालों के सामने कह दिया कि भाई जब मेरा पार्टनर इस बात पर राज़ी नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। इस तरह एक अच्छी बात ये थी कि जो तरक्की पसंद लोगों के दरमियान जो शऊरी तौर पे हमारी डेवलप हुई, जो हमारी तरबियत हुई, उसमें ये हुआ कि मैं हर चीज़ पे सवाल ज़रूर करती थी, जो शायद अब तक मौजूद है। मेरी आदत कि मैं जहाँ मुझे थोड़ा सा भी होता है मैं उस पर बोलती ज़रूर हूँ कि भाई नहीं, ये गलत है, ये सही है। जैसे एक हमारे यहाँ वो बना हुआ होता था कि भाई अगर हमने शादी नहीं की, भी हमने तो इनकलाब से शादी की है, हमने बड़ी कुर्बानी दी, उस पर मैं लड़ जाती थी। मैं कहती थी नहीं, ये गलत बात है, आपको पता ही नहीं कि आप शादी के बाद क्या मसाइल होते हैं। बच्चा जब आपका बीमार होता है, आपके पास दवाई के पैसे नहीं होते, तो किस कैफियत से आप गुजरते हैं। तो मैंने कहा मैं इसको कोई बड़ा इनकलाबी नहीं कहती। उस पर काफ़ी हमारे पुराने दोस्त वो भी होते थे कि यार शाइना क्या बोल रही है, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं, तो उनके सामने। मैंने कहा नहीं भाई, जो गलत है सो गलत है। ठीक है, शादी नहीं की उन्होंने या कुछ इस तरह से हुआ, वो अपना फेल है, लेकिन इसको इनकलाब के साथ ना जोड़ें। इसी तरह से कई चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें जैसे एक वाक़या मैं अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से बताऊंगी कि ये मुझे इस बात पे प्राउड है कि मेरे बच्चे जो हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, अब तो शादीशुदा हैं, अब हम दादा नाना नानी भी हैं। तो अक्सर देखने में आया है कि हमारे कामरेड घराने के बच्चों को अपने माँ बाप से बहुत शिकायत होती है कि भाई उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। हमारा ये था, हम दोनों का, कि हमने बहुत तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजारी, हर तरह से प्रॉब्लम्स बर्दाश्त किए, लेकिन हम बच्चों को कोशिश करते थे कि वो प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं वो भी देखें। और जब मैं ज़्यादा तकलीफ़ में होती थी, रमज़ान जेल में होते थे, कंटिन्यू जेलों में रहे, रमज़ान मत जेल बर्दाश्त की, पटफीडर किसान तहरीक में सारे मसाइल हुए, रुपोश रहे, जबरी गुमशुदगी का सामना भी किया। तो मेरा ये होता था कि जब मैं ज़्यादा तकलीफ़ में होती थी तो मैं अपनी से ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाले मज़दूर के भाई के घर चली जाती थी या मज़दूर साथी के घर चली जाती थी, ताकि मेरे बच्चे जो मेरे घर से तकलीफ़ उठा के गए हैं वो आगे जाके देखेंगे बेटा ये कोई तुम तकलीफ़ नहीं उठा रहे हो, इससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा जद्दोजहद करने वाले, हमसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाने वाले लोग मौजूद हैं। तो उस तरबियत ने शायद उनका ऊपर असर किया कि
उन्हें आज हमसे शिकायत नहीं है, बल्कि वो फ़ख्र करते हैं कि हाँ, हमारे माँ बाप ने मेहनत करके हमें पाला। जब ये कराची जेल में थे रमज़ान, तो मेरे पास, मैं और बच्चे छोटे छोटे थे उस वक्त, एमनेस्टी इंटरनेशनल स्विट्ज़रलैंड से एक लेटर आया कि आपको हम सियासी पनाह देना चाहते हैं, आप बच्चों को लेके आ जाएं, जब रमज़ान निकलेंगे तो वो भी आ जाएंगे। ज़ाहिर है रिश्तेदारों को और जैसे जैसे पता लगा, कहने लगे पागल हो, चली जाओ, बच्चे उठाओ और चली जाओ, रमज़ान आता रहेगा। मैंने कहा नहीं, पता नहीं मेरा अंदर से दिल गवारा नहीं कर रहा है इस बात को। मैं जेल गई, रमज़ान को मैंने लेटर दिखाया कि भाई ये इस तरह से, रमज़ान का वही पुराना तरीक़ा, भाई तुम बाहर हो, तुम ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकती हो, मैं इस पर कोई वो नहीं करूँगा। मैंने कहा मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, और वाकई मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं इस कैफियत में, एक तो बाहर की सारी सूरत हाल थी कि लोग जेलों में जा रहे थे, नज़ीर अब्बासी को शहीद कर दिया गया था, कामरेड जाम साकी के ऊपर केस चल रहा था, ये जेल में थे, और उसमें मैं अपने बच्चों को लेकर स्विट्ज़रलैंड चली जाऊँ। मुझे इस बात पे बड़ा अच्छा लगता है कि आज मेरे बच्चे मेरे उस अमल को बुरा नहीं समझते। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया था आपने, और आपका वो फ़ैसला अच्छा था कि हम यहीं रहे, और आपने अपना वो किया और यहीं रह के जद्दोजहद की। तो ये है हमारी ज़िंदगी सारी, और रमज़ान का जो एक क्या कहते हैं किरदार है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में ये हौसला देते हैं। मुश्किल से मुश्किल वक्त आ जाए, कभी इनके चेहरे पर मायूसी नहीं आती है, बल्कि हमें और यानी ताकत महसूस होती है। अभी मेरा ताल्लुक़ भी नेशनल पार्टी से है, और नेशनल पार्टी की मरकज़ी कमेटी की मेंबर हूँ मैं। अभी जैसे रमज़ान ने कहा कि हम पीडीएम में हैं, तो हमें बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, तनकीद अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है मिलजुल के नहीं चलेंगे तो हम अपना काफ़िले को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। मुफ्ती महमूद का जैसे जिक्र किया इन्होंने, और सबसे बड़ी बात ये कि जब बलूचिस्तान की 1973 में हुकूमत भुट्टो ने जब पाबंदी लगाई थी, तो उस वक्त मुफ्ती महमूद ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया था, और उस वक्त की और अब की उसमें काफ़ी फ़र्क है। अब ज़्यादा थोड़ा सा रुजत पसंदी ज़्यादा आ गई है। यही इंडिया में जाएं तो सेकुलरिज़म की बात करते हैं, और यहाँ दूसरी तरीके से बात करते हैं। लेकिन बहरहाल हमें चलना है, और जहाँ कोई गलत कदम हो या गलत चीज़ें हों, उसकी हम मुखालफत करते हैं। नेशनल पार्टी का भी ये कल्चर है कि हम उसमें बिल्कुल खुले लफ्ज़ों से अपनी कोई बात कहनी होती है तो कहते हैं, और हमारी उस तनकीद को खुले जहन से बर्दाश्त किया जाता है, देखा जाता है, तस्हीह की जाती है। ये कल्चर में आजकल अब हम चल रहे हैं, और आगे चल के कोशिश ये करेंगे कि मैं और रमज़ान जितना अपना हिस्सा डाल सकते हैं डालेंगे, और बेहतर तौर पर आगे। हाँ, एक और ये हुआ कि पीडीएम का जब सोहराब गोट के ऊपर जलसा हो रहा था, तो नेशनल पार्टी की तरफ से हमने ख़वातीन का वफ़द लेके जाना था। हम लोग जा रहे थे, जब ख़वातीन अंदर जाने लगी तो फजलुर रहमान के जो लोग थे वो हमारे सामने आ गए, कहने लगे भाई हमने ख़वातीन को मना किया था और ख़वातीन का कोई बंदोबस्त नहीं था। मैंने कहा देखें भाई, हम नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और पीडीएम में शामिल हैं। अगर आपको ये नहीं बर्दाश्त है तो आप हमारे लीडरान से बात करें। हमारे यहाँ नेशनल पार्टी अपने तशक्कुस के साथ आपके साथ शामिल होगी, और हम औरतों के साथ आएंगे। जब झगड़ा वगड़ा हो गया तो फिर ऊपर कुछ लीडरान उनके आए, उन्होंने कहा अच्छा आप हासिल बदंजो वाले हैं, ये आए, लेकिन हमारे पास बंदोबस्त नहीं है औरतों का। हमने कहा हम खुद अपना बंदोबस्त कर लेंगे, वो आप उसके लिए आप परेशान ना हो। तो इस तरह की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, और इससे और मेरे ख्याल से आगे भी लड़ना पड़ेंगी इस तरह की लड़ाई। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन दोनों की ख़ास बात ये, किताब में भी इन्होंने जो नाम दर्ज, जाहिर है कि कुछ नाम रह गए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं इसमें। मैंने जो दूसरी किताबें बाएं बाजू के लोगों की पढ़ी हैं, उसमें वाक़यात का तो जिक्र होता है, लेकिन जितने इन्होंने पूरी कोशिश की है कि जितने इनके साथी थे सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, जहाँ जहाँ, इवन पंजाब में जो थे, ज़्यादातर नाम इन्होंने दिए हैं और उसका बरमला इजहार किया है। जैसे अब इन्होंने डॉक्टर मंजूर का कहा कि डॉक्टर मंजूर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको ये मानते हैं, और डॉक्टर मंजूर ये थे कि सारे जितने कॉमरेड हैं
उनके पास जाके इलाज कराना, उनका क्लिनिक था। उनकी वाइफ भी इसी तरह बैरिस्टर अब्दुल वदूद का आपने ज़िक्र किया है, और जो बिला मुआवजा मज़दूरों के केसेस लिया करते थे, अली अमजद साहब भी, इस तरह के लोग वो काम करते रहे। और एक और बात मुझे इनकी किताब से पता लगी, वो इनकी शादी में इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ज़िक्र किया है कि जब बारात जा रही थी तो इनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, तो अब गाड़ी का बंदोबस्त नहीं था, तो ये फैसला किया गया कि भाई पैदल ही चले जाते हैं। दूल्हा जो है वो सहरा पहन के पैदल जा रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने ये लिखा है कि जब वो बारात जा रही थी और गाड़ी नहीं थी, तो अचानक से हमारे कॉमरेड जो हैं वो मलिक नूरानी और मुमताज़ नूरानी, जो हुरी के वालदैन, वो अपनी गाड़ी लेकर कहीं से नमूदार हो गए अचानक उस वक्त जब बारात जा रही थी, और उन्होंने अपनी गाड़ी में दूल्हा को बिठाया और मलिक नूरानी जो है वो खुद गाड़ी चला रहे थे। तो इस तरह से वो बारात लेकर वहाँ पर गए हैं। तो ये मतलब इसकी छोटे छोटे वाक़यात हैं, लेकिन इनका जिक्र करना और इसका एतराफ़ करना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता लगे कि हर सतह के लोग उस तहरीक में और मज़दूरों के कॉज के लिए काम कर रहे थे। बल्कि उस गाड़ी के ऊपर जो सजाने के लिए था, वो किसी दोस्त की गाड़ी 2-4 दिन पहले शादी हुई थी, फटाफट उससे वो हार फूल उतार के लाए गए और उनकी गाड़ी को सजाया गया, लगाए गए। अच्छा, अब हम ताहिर बिज़िंजो साहब हमारे यहाँ मौजूद है। वो मैंने हमारे यहाँ आमतौर पे ब्लैक होल में किसी की सदारत नहीं की जाती, साहिब सदर नहीं रखा जाता, सब स्पीकर होते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा रखा कि आप उसको सदर कहें या ना कहें, लेकिन वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं वो ताहिर बिज़िंजो साहब के पास आएंगे। तो ताहिर बिज़िंजो साहब से अब मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मूवमेंट के बारे में, रमज़ान मेमन के बारे में, किताब के बारे में जो गुफ्तगू हुई है उस पर अपने ख़यालात का भी इज़हार करें और गुफ्तगू को कंक्लूड भी करें, क्योंकि उसके बाद फिर हम सवाल जवाब कुछ लेना चाहेंगे लोगों से। जी देखें, एक तो शाहीना और रमज़ान ने आज ख़ुद भी तफसीलन अपने बारे में बताया, और नाज़र आपने, ज़ैदी साहब ने, मालिक साहब ने भी किताब का मैं समझता हूँ कि वो निचोड़ और ख़ुलासा तो बयान किया। मैं अपनी बात इस तरह रखता हूँ कि देखें, ये जो इनकलाबी जो ख़यालात होते हैं, अजीम ख़यालात जो होते हैं, ये तो सदियों से, यानी अजीम ख़यालात से मेरा मुराद है जैसा कि इंसान दोस्ती, रोशन ख़याली, तरक्की पसंदी, समाजी इंसाफ, इश्तराकियत, ये ख़यालात जो हैं सदियों से दुनिया भर के दानश्वर हजरात को अपनी तरफ मुतवज्जह करते रहे हैं, नो मैटर आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे मोहतरम रमज़ान भी इन ख़यालात से मुतासिर हुए बग़ैर न रह सके, और ज़िंदगी भर एक मुनसिफ़ाना, एक जायज़ और इस साल से पाक मुआशरे के लिए जद्दोजहद करते रहे। और उनकी ये किताब दर हकीकत उनकी इस जद्दोजहद की कहानी है, और हकीकत भी ये है कि उनकी ये जद्दोजहद उनके शरीक हयात मोहतरमा शाहीना के बग़ैर तो नामुकम्मल है। दोनों ने मिलकर, जैसा किताब में भी इसका ज़िक्र है, अभी वो हमें बता रहे थे कि नहायत मुश्किल हालात में भी, दुश्वार हालात में भी, मुआशी बदहाली के हालात में भी जेल भी बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमेशा जो है उन्होंने साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो कमिटेड जो सियासी कारकुन हैं, मतलब आजकल जो हम अपने चारों इतराफ़ में तो देखते हैं, लोग गरजते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बरसते बहुत कम है।
और वो मौलाना रूमी ने अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि बादल के गरजने से फूल नहीं उगते, बल्कि बादल के बरसने से ही फूल उगते हैं। अच्छी बात। तो मेरे ख्याल में रमज़ान भाई जो है गरजने से ज़्यादा बरसते रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, वो बरसते रहे हैं। और बेशुमार जो हैं, जो सियासी कारकुन आप कहेंगे, आप नौजवान कहेंगे, उनकी भी वो तरबियत करते रहे हैं। उनके ख़यालात से वो मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। और ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों की मौजूदगी के नतीजे में जो है हमारी पार्टी की जो सेंटर कमेटी है उसमें भी एक जान पैदा होती है। ज़ाहिर है ये कोई क्लास जमायत तो नहीं है। इसमें आपको बहुत कट्टर किस्म के कॉम्परेस भी मिलेंगे, निहायत मजहबी किस्म के भी लोग मिलेंगे, आपको मार्क्सिज्म से मुतासर लोग मिलेंगे, स्कॉलर ख्यालात के भी लोग मिलेंगे। और ज़ाहिर है जो इस किस्म की जो जमायतें होती हैं सब जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन देखो एक जो बदकिस्मती है, अभी जो बाएं बाजू की जो तहरीक रही, देखिए 70s तक तो ये उरूज में रहा। नेशनल पार्टी के चले जाने के बाद, उसके टूटने और बिखरने के बाद, जैसा जो आपके कॉम्परेस भी बिखरते रहे, टूटते रहे, इसी तरह जो है कम्युनिस्ट जमायतें थीं, सोच के रखने वाले लोग भी मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम होते गए। अब तो देखो, अब तो हकीकत तो यह है कि आपके मुल्क में इवन जो सियासी सोच रखने वाले हैं वो दाएं बाजू के हैं या बाएं बाजू के हैं, जमहूरी सोच रखने वाले हैं, जो इंतखाबात की बात करते हैं, कम से कम ये अमलन सब पसपाई का शिकार हो चुके हैं। यानी इस वक्त तो सर आपके मुल्क की हालात तो यह है, कम से कम मैं तो हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ। मैंने कहा मैंने बतौर सियासी कारकुन जितना खेल तमाशा ये गुज़िश्ता 5.5 साल के दौरान पार्लियामेंट के अंदर देखा है, मैंने कहीं पे नहीं देखा। बड़ी बड़ी जमातें हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर एक भी कानून साजी अवाम की भलाई के लिए नहीं की गई। आज भी नैब का एक ऑर्डिनेंस लाया गया जो लैप्स हो रहा था। यानी आप जबर देखें कि लोग कितने जो हैं वो पस्ती की तरह गए हैं। मैंने आज बताया भी ऐवान में, मैंने कहा सर इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि इतने शार्ट नोटिस पे आपने ये इजलास बुलाया और फ़लस्तीन पे रिक्विजिशन होती है साहब, फ़लस्तीन पे रिक्विजिशन होती है। यानी मखसूस मेंबरान जो हैं वो लिख के देते हैं, 14 दिन के अंदर अंदर फिर चेयरमैन पाबंद हो जाता कि वो बुलाए। और फ़लस्तीन का जो इशू था वो रिक्विजिशन पे है। और कल वो इजलास ख़त्म हुआ रिक्विजिशन का, जो 3 दिन पे चलता रहा। आज कोई 1:30 बजे हमें बताया जाता है, मैसेज आता है कि जी गवर्नमेंट ने जो है वो सेनेट का इजलास बुलाया है 4 बजे। अरे भाई खैर है, हम भागे। मैंने अकरम साहब को कहा ज़रा पहले चलते हैं। वो चेयरमैन से पूछते हैं भाई वो क्या तबाही आ गई, कौन सी इमरजेंसी आ गई।
सर आपकी जो तरक्की पसंद सोच तो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत कुशादा इस्तिलाह है। इवन जो बहुत मामूली सोच, ज़रा बेहतर किस्म की सोच जो है वो भी सिकुड़ती जा रही है। जमहूरियत प्रैक्टिकली मेरी नज़र में नेमर्द हो चुकी है। आपके मुल्क में ये जमहूरियत कम अज़ कम मुझे बिस्तर मर्ग पर नज़र आती है। प्रैक्टिकली, और ये बातें मैं तो कहता रहा हूँ अपनी पार्टी के उसमें भी, बहुत से दोस्तों को हमारी बातें शायद पसंद आती हैं, बहुत को नहीं आती होंगी, ठीक है ना। सर ये जो आपका आने वाला जो इलेक्शन होगा ना, ये पाकिस्तान की दांदली ज़्यादा तरीन इलेक्शन होगा। आप 2018 को भी भूल जाएंगे, ये मुकम्मल सिलेक्शन होगा। अब अमली पोजीशन तो ये है, लेकिन तब भी हम यही कहेंगे कि ज़ाहिर है कि देखो हमारी जमात जो है वो असम्बलियों में जाए बगैर भी वो जिंदा रहने की सलाहियत रखती है। 2013 पे हमारी जमात ने हुकूमत की बलूचिस्तान पे, 2018 पे हमें पूरी तौर पर गिराया गया। लेकिन तब भी इस वक्त मैं आपको ईमानदारी के साथ बताता हूँ कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो ये बलूचिस्तान के बड़े बड़े जो कबायली अकाबरीन की जो नाम आप सुनते रहते हैं, अगर फेयर इलेक्शन हो हम इनको बुरी तरह शिकस्त देंगे। लेकिन चूंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं, वो उनके बहुत प्यारे हैं, इसलिए हमें तो डर है कम अज़ कम हमारी अब भी जहाँ कहीं हमें मौका मिलता है मुख्तलिफ़ फोरम्स में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, तो हम उन सबसे यही कहते हैं कि भाई देखो हम और कोई मदद नहीं मांगते हैं, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, आप साफ और शफाफ इलेक्शन करें बलूचिस्तान में, जो भी जीते। और यही हम मुल्क के हवाले से भी कहेंगे कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन करें, आप सारी जमायतों को मौके दे दें, जो भी इलेक्शन जीते। अगर सर ये नहीं होता है, जैसे मैंने कहा इसके इम्कानात कम अज़ कम मुझे तो 1% भी नज़र नहीं आते, तो फिर आप बताएं आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे? आपके मुल्क की मईशत तो आपके सामने है ना। यानी अब तो हाल ये है कि आपका इवन जो तनख्वाहदार तबका है, आपका दरमियाना सनतकार है, दरमियाना ज़मींदार है, दरमियाना ताजिर है, अभी ये भी परेशान है कि बच्चों की जो है पेट पालें या कि बिजली और गैस के जो है मिल दें। तो अब सूरत हाल तो यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको कहा बेबसी की सूरत हाल है, सब ने हाथ ऊपर किए हैं, सब इक़्तिदार के हसूल के लिए आवाम की तरफ नहीं कहीं और देखते हैं। ये आवाम ताकत का सरचश्मा आवाम है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन है। हकीकत में जो है मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। तो सर आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि ये किताब जो है जिसमें मुल्क की जो सियासत है, स्पेशली बाय मज़ू की जो सियासत रही है, तरक्की पसंदी की जो सियासत रही है, और इस दौरान जो नशेब व फराज जो आते रहे हैं मुल्क की सियासत में, ये किताब जो है ख़ुसूसन मैं नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ वो नहायत मुफीद और मुआविन और मददगार साबित होगा। बहरहाल रमज़ान साहब तारीफ़ के जो हैं लायक हैं, उन्होंने कोशिश की है। फिर आज के दौर में जब
जो है पढ़ने लिखने मुताले से लोग भाग रहे हैं। और फिर जो आपने कहा, मैं बिल्कुल आपकी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ, जो कि भाई वो अवाम की जो तारीख़ है, ज़्यादातर तो लोग जो हैं वो अशरफिया की जो है तारीख़ लिखते हैं, हुक्मरानों की तारीख़ लिखते हैं। तो रमज़ान की किताब में कम से कम आपको अवाम की तारीख़ नज़र आएगी। एक शेर सरवर जावेद का इनकी नज़र करना चाह रहा हूँ जी। कि मैं नहीं हूँगा मगर लफ्ज़ गवाही देंगे कि जो लिखना नहीं चाहा नहीं लिखा मैंने। अब नाउ शुक्रिया ताहिर बिजनौर साहब। नाउ द फ्लोर इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो सवाल हमारे पास अभी 10-15 मिनट हैं, तो इसमें पहले डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर खालिद और फिर सज्जाद मेहदी साहब। डॉक्टर खालिद। जी जी आ रही है। मैं अपनी बात इस तरह शुरू करूंगा, मैं अपनी बात सर इस तरह शुरू करूंगा कि रमज़ान मेमन साहब को 83-84 में, जब मैं ख़ुद वापड़ा में मीटर रीडर था आलात की जबर की वजह से, और यूनियन के साथ मेरा थोड़ा सा ताल्लुक़ रहा, तो उन दिनों में पहली दफ़ा इनसे मुलाकात या इनका नाम जब सुना तो सूफ़ी अब्दुल खालिक साहब होते थे हमारे यूनियन लीडर। बिल्कुल। नहीं वो शहीद हो गए। नहीं वो पटफीडर वाले सूफ़ी खालिक नहीं, या अब्दुल खालिक बलोच, यस, मोहम्मद शी, यस। और रमज़ान अचकज़ई के ज़रिए हमें पता चला जी हमारे पास एक यूनियन लीडर आए हुए हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं। उन दिनों में हम नया इस्तिस्मार और इस्तेसाल में फ़र्क महसूस करने की कोशिश करते थे, तो वो फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहा। फिर इत्तेफाक से 84 में मैं मशरिक़ की तरफ कोयटा छोड़ के चला गया एजुकेशन के लिए, तो साल में एक दफ़ा कोयटा आना होता था। फिर 1-2 दफ़ा मेरी रमज़ान साहब के साथ मुलाकात रही। हमारे एक यूनियन लीडर थे उसके मार्कर अल-कलाइट के कामरेड मुस्तफ़ा, उनके उसमें, और डॉक्टर खुदाइदा दुकान पे और डॉक्टर खुदाइदाद साहब के क्लिनिक पे, और 1-2 दफ़ा हमारी नशिस्त रही अरबाब करम खान रोड पे एक डॉक्टर अब्दुल्लही वालों के साथ 1-2 स्टडी सर्कल में। इसके अलावा वापडा में हमारे साथ थे शम्स लाला जो केपी से ताल्लुक़ आप रखते अगर थे। सवाल पूछ लें जी हाँ तो सर, आसानी मैं होगी, उधर और लोग भी इंतजार कर रहे हैं मैं उधर ही सवाल आ रहा हूँ सर। जी। तो वो फिर वो ज़िंदगी भी आपके साथ, और आज एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया नवाजिश। सवाल सर मेरा ये है, जैसे आपने अपनी बातों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दिया कि मुस्तकबिल के बारे में, आप मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्याल रखते हैं जब इतने मॉडरेट पोस्ट मॉडरेट एरा में, जहाँ पर आप समझते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम भी चेंज हो गया है और बड़ी हद तक लेफ़्ट की जदोजहद के तरीक़ेकार भी जो चेंज हो गए, आप क्या समझते हैं किस तरह काम करना चाहिए? थैंक यू। भाई आप या तो मॉडरेट कर लें इसको, मेरी जगह पे बैठ जाएं, या मुझे करने दें। जी सवाल का जवाब दे दें। बहुत शुक्रिया। मैंने इस किताब में भी लिखा है और अभी भी बता रहा है, मैंने अपने अल्फाज में इसको जदीद डिजिटल सरमायादारी निज़ाम का है, और इसके बारे में इसको कैसे तब्दील किया जाए, इसमें हम और आप बैठ के गुफ्तगू करें। जो माजी में जिन लोगों ने इनकलाब के रास्ते बताए थे, इस किताब में मैंने कहा कि उन्होंने माजी के हवाले से बताए थे और हमने उस पर जद्दोजहद की। वो दुनिया बदल चुकी है अभी। अब जो दुनिया हमारे सामने है एज ए मार्क्सिस्ट, वो नहीं है जो किताबों में लिखी हुई है, वो है जो हमारे आंखों के सामने है। पहले तो हम उसका अदराक करें कि वो है क्या। हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग तो उसका अदराक ही नहीं कर पा रहे हैं ना कि क्या है। इस किताब में कहीं कहीं मैंने जिक्र किया है, थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ है मेरा मुख्तलिफ ममालिक में जाने का, कि किस तरफ जा रहा है पैदावारी अमल, पैदावारी ताल्लुकात, और आइंदा का पैदावारी निज़ाम क्या होगा। तो आओ बैठकर मशवरा करें कि आइंदा का हमारा लायामल क्या होगा। आलमी लायामल क्या होगा वो एक बात है, हमारे अपने मुल्क में क्या होगा, हमारे आँखों के सामने क्या हो रहा है,
उसका मुकाबला कैसे किया जाए। अभी फ़लस्तीन के इशू पर हमको सबको मिलकर क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में फ़ौजी आमरीत के ख़िलाफ़ मिलकर क्या करना चाहिए, और यहाँ की जागीरदारी, सरदारी और जाबराना सारे निज़ाम के ख़िलाफ़ मिलकर क्या करना चाहिए, तो किसी किताब में ये प्रोग्राम लिखा हुआ नहीं है। मुख्तलिफ साथियों के पास अपने अपने पार्टियों के थीसिस हैं, हिकमत अमली के पर्चे हैं, लेकिन वो मुत्तफ़क़ा नहीं है, वो एक एक दड़े के हैं और वो लगे हुए बहुत ईमानदारी से उस पर इनकलाबी काम करने के, जिस पर मेरा नज़रिया ये है कि जब तक हम सब मिलकर बैठकर एक मुश्तरका लाएअमल नहीं बनाएंगे उस वक़्त तक तब्दीली की सिमत बढ़ भी नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात। मेहदी साहब, सज्जाद मेहदी साहब, फिर सत्तार। बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत ज़्यादा साथी रमज़ान को सुनने का जो है वो बड़ा, और उनके ऑप्टिमिस्ट होने का आज भी बहुत हौसला मिला, क्योंकि मैंने भी कभी ये लफ्ज़ नहीं अदा किया कि मैं मार्क्सिस्ट तहरीक से या मार्क्सिस्ट लफ्ज़ से जो है अपने आप को अजनबी समझता हूँ या उससे अपने आप को अलहदा समझता हूँ। तो मैं उससे वाबस्ता ही समझता हूँ, और कभी भी काम करने की कहीं भी किसी भी जगह पे किसी फोरम पे भी उम्मीद मिली हो तो मैंने काम करने को इनकार नहीं किया। और आज जिस तरीके से इन्होंने चीज़ को रखा है वो बहुत हौसला अफजा है। मतलब ये कि एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी। दुनिया बदली है, आपको बदलना होगा, और अगर आप नहीं तब्दील होते और आप अकीदा परस्त हो जाते हैं, यानी आप अपने पुरानी राह रस्ते को ही अपना पैरोकार रखना चाहते हैं तो आप नहीं चल पाएंगे। तो मैंने सीखा। सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि इसको जो है इन्होंने तो कहा कि मुश्तरका तौर पे लोगों को बैठे, मैं नहीं समझता। मेरे नज़दीक जो बायबाजू की तहरीक का अलमिया है सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम आया, उस न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम के ख़िलाफ़ बायबाजू की तहरीक जो है वो बिल्डोज हो गई। सवाल क्या है? सवाल ये है कि उस न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम का मुतबादिल बायबाजू के पास क्या नुक्ता नज़र बन सकता है, ठीक, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये बायबाजू के हलकों के अंदर इस वक्त गुफ्तगू दरकार है, जिस पे गुफ्तगू मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है। न्यू लिबरल इकोनॉमी का मुतबादिल क्या है ये पूछ रहे हैं, बायबाजू के पास क्या मुतबादिल? यार देखो, आपने खुद ही सवाल के अंदर जवाब दे दिया कि हमको सोचना चाहिए। सच बताऊं, पूरी ये जो लिबरलिज्म इकोनॉमिकल पॉलिसी है, न्यू लिबरल, हाँ, इसको मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, बहुत सारों ने नहीं पढ़ा। मैंने आंखों से देखा है कि बग़ैर ड्राइवर के ट्रेन चल रही है, बग़ैर आदमी के बैंक चल रहे हैं। ये मेरा बेटा आजकल मुख्तलिफ ममालिक में हमें ले जाता है, और आइंदा वाले दिनों में तो बग़ैर ड्राइवर के कार भी होंगी। तो मजदूर तबके का बेचारे का आगे क्या होगा, जदोजहद का क्या होगा, उसका अपना क्या होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। हमें अगर हम छोटा सा कर लें कि अपनी दुनिया में आ जाएं, अपने मुल्क, अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने घर से, हमारे मसाइल से हम कैसे फ़ाइट करते हैं, ये करते करते आलमी लड़ाई लड़ेंगे तो मुझे समझता हूँ कि समझते भी जाएंगे, सीखते भी जाएंगे। लेकिन अगर हम समझने के पीछे पड़ गए पहले, तो वो उम्र उसी में गुजर जाएगी। भाई मोटी सी बात है, हमारे पास फौज जो है वो काबिज़ है, हम अभी तक अंग्रेज़ों की ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, और दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी तक अंग्रेज़ों के ग़ुलामों का ग़ुलाम है। माशी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, सकाफ़ती तौर पे भी, हर कदम पर, हर मास पर, हर इशू पे लड़ना पड़ेगा। ठीक, और कोई भी अकेला नहीं लड़ सकता, ये मेरा अकीदा है। आपने भी तकरीबन यही बात की है कि हम सब कैसे मिल के लड़ें। उसमें एक रुकावट आ गई है, वो नज़रियाती फ़िरका वारियत अब तासुब की शक्ल इख्तियार कर गई है। यानी हम तासुब परस्त भी हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे से बात करते भी तासुब बरतते हैं। तो अभी इन मुश्किलात से गुज़रना होगा, कम से कम ये तासुबात से निकल जाए। शायद इस तरह की कचहरियाँ कर कर के हम तासुबात से निकलें। इस पर एक मैं अपना शाह अब्दुल लतीफ़ का
शेर सुनाता हूँ, हर जगह सुनाता रहता हूँ आपको भी। हलो हलो कोरिए नाजुक जन जो नी, गंढिन सारो डी छिंजण मूर न सीखा। हमको वो आदमी बनना पड़ेगा, वो इंसान बनना पड़ेगा जो जुलाए होते हैं, जुलाहों की तरह जोड़ना पड़ेगा दागों को। और जुलाहों का काम जोड़ना ही होता है, क्योंकि वो तोड़ना इसलिए नहीं सीखे कि अगर धागे तोड़ेंगे तो कमाएंगे कैसे। अच्छी बात है। जी आपका सवाल सत्तार साहब। मेरा कॉमरेड एक सवाल ये है, अगर मुख्तसरन आप जवाब दे दें कि पार्टी की जो इंटरनल सर्कल्स होते थे स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी के, उसमें उनकी जमहूरियत के हवाले से क्या राय होती थी, जमहूरियत को वो किस तरह देखते थे। दूसरा, आपने रियासती जबर की बात की, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि लेफ़्ट की पार्टियों को जहाँ रियासती जबर ने बर्बाद किया है, उससे कई गुना ज़्यादा 1992 के बाद जो NGO कल्चर आया है, लेफ़्ट के बहुत सारे लोग NGO की तरफ चले गए और उसकी वजह से जो है वो, तो आप इस फेनोमेनन, इसको NGO वाले मामलात को किस तरह देखते हैं। तीसरा मेरा सवाल शाहीना से है कि कुछ कॉमरेड्स की ये शिकायत भी है कि जो फुल टाइमर्स होते हैं पार्टी में, बहुत सारे लोग उनको फुल टाइमर्स से ज़्यादा एम्प्लॉइज़, कॉमरेड से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ ट्रीट करते हैं। तो क्या आपके ख्याल में ये एक वजह थी कि जिसने आपको फोर्स किया कि आप फुल टाइमरशिप ना लें? माइक ले लें। नहीं, जिस ज़माने में का यानी फैसला था, उस वक्त इस तरह का नहीं था कि फुल टाइम, उस वक्त तो सारी ज़िंदगी ही जद्दोजहद में थी। उसमें हमारे जहन में ये तस्वुर नहीं होता था कि शायद हम कुछ 150 रुपये एक बच्चे के और 200 रुपये बड़े के जो उस वक्त मिला करते थे पार्टी की तरफ से, वो उसमें हम कितना हमें काम करना है, 4 घंटे करना है या 5 घंटे करना है, वो तो हमारी ज़िंदगी वक्फ थी ना, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी। तो उस तरह का तस्वुर नहीं था, बस सिर्फ तस्वुर ये था कि हम मज़दूरों के से ही चंदा लेके क्यों पैसे लें, हम अपनी गुजारे के लिए ख़ुद क्यों ना काम करें, हाथ पैर चलाएं। ठीक है, सियासत भी करेंगे, लेकिन सियासत किन के दरमियान करनी है? आपने मज़दूरों के दरमियान करनी है ना। तो आप ख़ुद भी तो मज़दूरों की तरह हाथ पैर चला लो, उससे अपना पेट पालो। ये था। दुरुस्त। चलो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र था कि कुल वक्ती, लेकिन बात यह कि कुल वक्ती का हशर क्या था, वो बहुत बुरा था। कि हमारे यहाँ जो इनकलाब आया था सोवियत यूनियन में, वो ये था कि कम से कम मज़दूर की जो उजरत है वो कामरेड को दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम स्केल वाले की इजरत दी जाए। तो क्या इनकलाब का काम जो है अनस्केल काम था, गैर हुनरमंदी का काम था? ये भी सवालात है। रूस में मैं ये देख के भी आया कि जो ज़्यादा मेहनत करता था, रोड पे रोड़ी बिछाता था, उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे, और PhD थे उसकी तनख्वाह कम थी, इसलिए PhD भाग रहे थे। ये बहुत सारे तफसीली और मसाइल हैं। ये एक जो दूसरा सवाल था आपका कि NGO का मामला देखिए, मैं ट्रेड यूनियन में हूँ। ट्रेड यूनियन खुद बफर है सरमाएदारी निज़ाम के अंदर। मज़दूर और सरमाएदार की तबकाती जदोजहद को कुंद करता है, ये हमने पार्टी में सीखा था। यही बात NGO पे भी लागू होती है कि वो भी कुंद करती है, गैर सियासी बनाती है। लेकिन पार्टी हमको फिर भी कहती थी कि ट्रेड यूनियन में इसलिए काम करना है कि सीखना है, अदारे चलाना सीखना है, अदारों का इंतज़ाम चलाने सीखना है। हमने NGO किया, मैंने, उसने खूब, और यही समझ के किया कि मुस्तकबिल की जो NGO है वो ये है, काम तो करना ये भी सिखाती है ना, ये भी अदारे चलाने सिखाती है, और ट्रेड यूनियन से ज़्यादा बेहतर तरीके से अदारे चलाने सिखाती है। इस किताब में मैंने अरुंधति राय की जो मजमून चल रहा है NGO के ख़िलाफ़, और बहुत सारे लोग, उसको मैंने कोट किया इसमें कि हाँ बिल्कुल आप सही फरमाती हैं कि यही किरदार है NGO का। लेकिन कौन सा अदारा है जिसका ये किरदार नहीं है? एक अदारा बता दो, हेल्थ, एजुकेशन। सबसे बुरा तो मुझे
एजुकेशन का अदारा लगता है जो पूरा माइंड सेट बनाता है बच्चे का इस निज़ाम का ग़ुलाम बनाने का। फिर आप एजुकेशन मास्टर तो बनते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं, एजुकेशन में क्या मुखालफत नहीं करते, सिर्फ एक एनजीओ की मुखालफत क्यों करते हैं? ये मेरे दिमाग में एक सवाल है और यही मैंने सवाल इस किताब में भी उठाया। उसकी वजह यह है कि देखें, कोई अदारा बुरा नहीं होता है, आदमी बुरे होते हैं, काम करने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। इसके बावजूद हमारे पास सिंध में कई ऐसे स्कूल हैं जो सिलेबस से हट के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए आप अभी तक शाह अब्दुल लतीफ़ ज़िंदा है। सच्चा इसलिए ज़िंदा है कि स्कूल के मास्टर सिलेबस से हट के पढ़ाते हैं। तो अच्छा आदमी कहीं भी वो बेहतर काम कर सकता है। तो वो नहीं करें, टेक नहीं करें किसी को कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ अच्छी है। बंदा अच्छा है तो बुरे से बुरे जगह पर भी अच्छा काम कर सकता है। फौज में भी अगर है तो अच्छा काम कर सकता है। हाँ, बिल्कुल तंगनज़री नहीं करनी चाहिए। वक्त हमारे पास कम है, 2 आखिरी सवाल लेंगे, पहले समीना से और फिर आपसे, एक तरह मैं बताया था, क्योंकि हमें 8 बजे ये क्लोज करना होता है, 5 मिनट में भी है। अच्छा काम कर सकता है। हमारा एक दोस्त है, इस किताब में उसका हवाला दिया गया, आरिफ सरहदी का। वो फ्रंटियर कॉलोनी में उसने लेनिन के लिए शान में किताब लिख दी थी। मौलियों ने उसके ख़िलाफ़ फतवा जारी किया कत्ल करने का। वो भाग के सुबह सरहद गया, वो मस्जिद का इमाम बन गया। हाँ, और जब मुझे मिला मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोला वही काम कर रहा हूँ, बस मस्जिद के अंदर बैठ के कर रहा हूँ, इसलिए मरने का ख़तरा नहीं है। समीना नज़ीर, समीना से आप वाकिफ़ होंगी, इनका घराना भी हैदराबाद तकन से ही ताल्लुक़ रखता है, वाकिफ़ होंगी। जी समीना। आदाब आप सबको। बहुत जी जी, अब बताइए आप क्या बातें करते बहुत हैं? अच्छी बैठक रही। मेरा सवाल क्या उलझन है, देखिए आप सब ने मार्क्सिज्म को देखा, पढ़ा, फिर सोशलिज्म, फिर सुर्ख इनकलाब वगैरह वगैरह। क्या वजह है कि अब हमें कोई भी इज़्म नहीं मिला है सिवाय सोशल मीडिया इज़्म के? या फिर आपको क्या लगता है कि एआई की बदौलत आगे कोई इज़्म, कोई आइडियोलॉजी जो सबको जोड़े आएगी भी या नहीं? मैं थोड़ा फिक्रमंद हूँ। जी शुक्रिया। ये जो टेक करना छोड़ दें आप तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। ये दवाइयों की कंपनियां या मुख्तलिफ फॉर्म्स अपने लगा देते ना टेक, वही हम लेफ्ट ने भी लगा दिए। आप आसान करें ना। हमारा मकसद क्या, एक खुशहाल माशरा, इंसाफ पर मुबनी माशरा कायम करना है। ये अज़म है, बधाया अभी भी है, पहले भी था। इंडिया वालों ने बहुत आसान कर दिया। इस किताब में मैंने हवाला दिया है। वो नारा लगाते हैं क्या, समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हर नारे का जवाब 2 दफ़ा देते हैं। समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समाजवाद का मतलब समाज की तरक्की और बढ़तरी, आगे बढ़ना, वो जिंदाबाद। पूंजीवाद का मतलब सरमायादारी, हर तरह की पूंजी को बढ़ाने वाली सोच। तो ये तो हम सादा कर लें ना अपने को, आसान। तो अज़म यही बना लें जो इंडियनों ने बना लिया कि हम समाजवाद के लोग हैं, समाजवाद के लिए काम करते रहेंगे, पूंजीवाद के मुखालिफ हैं, पूंजीवाद के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे, उनके जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। पूंजी बढ़ना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका जो जबर है वो बुरी बात है। ठीक है जी। जी, मेरा नाम सलीम बिस्मिल है और मैं रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हूँ। आपको वेलकम इस्लामाबाद में, क्योंकि हम यहीं रहते हैं। तो बहुत मुबारक हो आपने ये जो है ना ये काम किया है। ये किताब अपना तजर्बा जो है ये मेरी तरफ से तो दिल से मैंने, क्योंकि यहाँ आने का मकसद ये था कि मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका पढ़ा था, तो उसमें जो है ना ब्लैक होल वालों ने दिया था। तो आपको सलूट है मेरा, जो है ना वो अपनी, मैं समझता हूँ कि 70 साल आप मेरी उम्र है, मैंने पहली दफ़ा ये देखा है कि किसी मज़दूर को सलाम करने का जो है ना वो मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब ये जो है ना पहली बात। दूसरा, ये जो आपने बात की ना कि हमें स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है, तो मैं बिल्कुल इसको दूसरी अल्फाज में ये लूँगा कि मार्क्स से पहले भी इस्तेसाल होता था, उसके बाद भी होता है। जब मास्को था तो उस वक्त भी था, आज भी है। जब इस्तेसाल अपनी शक्ल बदल रहा है तो आप भी अपनी स्ट्रेटजी बदलिए। यानी मकसद तो ये है कि इस्तेसाल नहीं होने देना। तो वो जद्दोजहद आपने किताब की शक्ल में दे दी है, थाट की शक्ल में। और आप दोनों कपल्स को बहुत मुबारक हो कि जो ये हीर रांझा पे फिल्में बनाते हैं और ये दूसरे करते हैं,
उनको ये फिल्में बनानी चाहिए कि ये होता है साथ देना, ये मोहब्बत करना होता है, और ये होता है खिदमत करना। ठीक। आपको फिर सलाम। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल वो ले लें वो पीछे से। एक बात और बता दो, एक आखिरी वो सफ़ेद कमीज में जो बैठे हमारी शादी के लिए फैक्ट्री में मैरिज कमेटी बनी थी, मजदूरों ने चंदा करके हमारी शादी करी। जी हजरत, आप अपना तारुफ भी करा दें और सवाल कर लें। जी, मेरा नाम हबीब है, मैं भी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम ही हूँ। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा रमज़ान साहब को कि जिन लोगों का इन्होंने ज़िक्र किया ना उनके बारे में कोई भी नहीं जानता, तो इस तरह हमारी शायद जो नई नस्ल है वो जान सकेगी कि कितने अजीम लोग थे, और ये हमारे सही हीरो थे जो बेशतर अब दुनिया में ही नहीं है। जमाल साहब का जिक्र किया आपने, नज़ीर अब्बासी साहब का जिक्र किया, प्रोफेसर वो थी हमारी अफजल तौसीफ़ साहिबा थी, इस तरह के जो लोग थे बहुत ही अजीम लोग, उनको हमारा खराज अक़ीदत भी, आपके लिए भी सलाम। तो मेरा ये था, अभी आपने जिक्र किया सर कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद का, तो एक ज़माना वो भी था जो हमारे लेफ्टिस्ट थे, जब वो नारा लगाते थे जमहूरियत जिंदाबाद, तो उनको 10 करोड़ की सज़ा दी जाती थी। धोती बांध के मलमल की ना उनको 10 कोड़े लगाए जाते थे, और पब्लिक में भी बाज़ दफ़ा लगाए गए। इन्हें खुद लगे हैं, इन्हें खुद लगे हैं जी, इनको भी लगे हैं। इसी तरह अगर जीए भुट्टो का नारा लगता था उस पर भी जो है ना वो 10 कोड़े लगाए जाते थे। सवाल आप पूछ लें तो बेहतर। जी, वही मैं सवाल ही कर रहा हूँ। और जो लगाता था नारा कि मार्शाल्लाह मुर्दाबाद, उसको 1 साल कैद और उसको 10 कोड़े लगाए जाते थे। तो मेरा ये आपसे ये सवाल है कि ये जो कोड़े खाने वाले जो हमारे लेफ्टिस्ट थे, जिन्होंने इतनी तकलीफ़ें सही और उनका बेचारों का पता भी नहीं है, तो ये फिर जो है ना ये नेशनलिस्ट पार्टियों में किस तरह से घुस गए, और इवन बहुत सारे जो हमारे अस्करी विंग हैं नेशनल पार्टियों के, उस तरफ क्यों चले गए? इसका अगर आप थोड़ा सा तजिया कर दें तो आपकी मेहरबानी। अच्छा सवाल है आपका। देखिए जी, माइक ले लें। पसंदी जो है कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन उसका नतीजा बहुत बुरा है, क्योंकि हमने अपने तजर्बे से देखा है कि फ़ौज ने जहाँ कब्ज़ा करना होता है वहाँ अक्सरियत पसंद ग्रुप पैदा करती है, हमले करवाती है, खुद ही हमले करवाते हैं। वो जैसे अमेरिका ने इशारा दिया उसको कि कुवैत पे कब्ज़ा कर लो, फिर खुद इराक़ पर, कुवैत को भी कब्ज़ा किया, इराक़ पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो हमारे कौम परस्त हों या लेफ्टिस्ट हों, वो जहाँ जहाँ ताकत न होते हुए, अवाम की जो जमहूरी जदोजहद है वो न होते हुए, अवाम की ताकत के बग़ैर इंतहा पसंदी करते हैं, वो दहशतगर्दी करते हैं, वो फ़ौज के हक़ में जाती है। बिल्कुल, वो उस पर अपना मोर्चा बनाते हैं, उस पर छावनी बनाते हैं, इसलिए हम तो उसके साथ नहीं हैं। बाकी कौम परस्ती कोई बुरी चीज़ नहीं है, तंग नज़री बुरी चीज़ है। हम उस वक़्त कम्युनिस्ट पार्टी थे तो नेशनल अवामी पार्टी में थे। नेशनल अवामी पार्टी कौमी हकूक़ मानती, ये लेनिन ने बहुत तवील बात की बहस की हुई है, ये कहीं बहस कर लेंगे। तो जमहूरी हकूक़ बुरी बात नहीं है, कौमी हकूक़, सकाफ़त, ज़ुबान, हर एक के कल्चर पर ख़ुद को फ़ख्र होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों से नफ़रत करना, ये बुरी बात, दूसरों को बुरा कहना, ये बुरी बात है। बहुत शुक्रिया। ये तोड़ती है और वो जोड़ती है। अपने पे फ़ख्र करना जोड़ता है और दूसरे से नफ़रत करना तोड़ता है। इसलिए हम हर उस काम के ख़िलाफ़ हैं, चाहे नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी। आप देखते होंगे ना, अभी ताहिर साहब ने कहा उसमें नेशनलिस्ट भी हैं, उसमें मजहबी लोग भी हैं, लेकिन जब अंदर से आप देखेंगे ना, मेरे हिसाब से, आप माने ना माने, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरक्की पसंदों का दायरा जो है, जिसको दायरा कहते हैं, जो मौसर है, जिसकी असम्बली में भी आवाज़ है, रोडों पे भी आवाज़ है, मौसर है। और सियासत वही बेहतर है जो मौसर भी हो। खाली अपने स्टडी सर्कल में सियासत कर लें ये और मौसर ना हो तो कोई मायने नहीं रखती। तो मेरा ये कहना है कि नेशनल पार्टी एक मौसर, तरक्की पसंद, जमहूरियत पसंद, बाएं बाजू की पार्टी है, जिसको बलूचिस्तान में हम कहते हैं कौम परस्त पार्टी है, लेकिन मुल्क में जब हम कहते हैं कि नेशनल अवामी पार्टी बनानी है तो फिर वो एक किसी कौम की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है। बहुत शुक्रिया। चलें, आप सब ख़वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और किताब यहाँ मौजूद है, जैसे मैंने कहा, जो लोग ख़रीदना चाहें ये मौजूद हैं यहाँ, उस पर दस्तखत अपने कर देंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू।